अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैचेस पे मैचेस बढ़ते जा रहे हैं आगे और पीएसएल का ये सिलसिला जोरों शोरों से चल रहा है। 20 मैचेस अब तक हो चुके हैं एंड आज जो है वो 21st मैच खेला जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। बट कल क्या हुआ मैच में, उस हवाले से बात होगी और फिर आज के मैच के हवाले से बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, वी हैव द फर्स्ट ऑफिशियल क्वालिफायर टू द क्वालिफिकेशन, या कहना चाहिए प्ले ऑफ मरहले के लिए पहली टीम जो है वो इस वक्त तैयार हो गई है। और सवेरा कल जिस तरह लाहौर कलंदर्स कल खेल रही थी, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम की एक डोमिनेशन होने लगी थी ना इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दौर में, मुझे लाहौर कलंदर्स की इस वक्त वो डोमिनेशन, यानी आप कोई भी एंड उनका ऐसा इस वक्त नहीं लग रहा है कि जहां पे वो आपको वीक लिंक कोई छोड़ रहे हो या कहीं पे वो टीम डूबी हुई हो तो वहां से जिस तरह वो बरामद हो रही है और नमूदार हो, नेवर से डाई एटीट्यूड जिसको कहा जाता है। ऑफ कोर्स आज जहां पे लाहौर कलंदर्स की काफ़ी कसीदा गोई होनी है, मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी बात होगी बिकॉज दे सीम टू बी लूजिंग देयर वे। अपने कुछ मैचेस ये अभी हारे हैं रिसेंट टाइम्स में। एंड ऑफ कोर्स आने वाले मैच के हवाले से भी बात होगी, ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज लेट्स वेलकम आवर वेरी लर्नड पैनल टू द शो। और सबसे पहले तो हमारे कराची स्टूडियोज में लाला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं? सर मैडम खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आप खैरियत से हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उनकी टीम जीते जा रही है। लाला की वो प्रेडिक्शन सही हुई है ना? क्योंकि लाहौर क्या कोई बाकी टीमें मेरी नहीं है क्या? नहीं, वो प्रेडिक्शन आपकी जो आपने कल चुनी थी वो टीम से है कि हम जीत रहे हैं, वरना जिस तरह हमने स्टार्ट किया था जो हम कहते थे वही हारते थे, गलत हो रहा था। बिल्कुल। सो लाहौर की तरफ जरा रुख करते हैं और अपने गेस्ट को जो है वो खुशामदीद कहते हैं। सो मिसबा और इमाम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माशाल्लाह इमाम आज पैकमैन बने हुए आज, मुझे लग रहा है। पैकमैन आधी दिख रही है मुझे, आधी दिख रही है वैसे शर्ट है पैकमैन ही। यस ऐसी है, पैकमैन है। नहीं एंग्री बर्ड है यार, क्या हो गया दिल में? नहीं पैकमैन लग रहा था। अच्छा नहीं, एंग्री बर्ड है। आप असल में ना हमें यहाँ तक नजर आ रहे हैं, आंखें नजर आ रही थी तो मुझे वो पैकमैन याद आ गया, बट एंग्री बर्ड्स हैं। तो आई होप यू आर नॉट एंग्री टुडे इमाम, एंड इवन इफ यू आर विद द प्रेडिक्शंस। यस, हां विद द प्रेडिक्शन। हां वैसे ये है के चक्कर में मैं ये शर्ट पहन के आया हूँ। हाँ, इसलिए एंग्री होकर आया हूँ मैं। चले जी, ग्रेट। तो ऐसा करते हैं जी सॉरी यू सेइंग समथिंग इमाम? खा रहा है कुछ, खा रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलें जी, ग्रेट। ऐसा करते हैं जी, पहले जो है ना वो मैच की समरी पे हम नजर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो पॉइंट टेबल भी फिर कल के मैच का जो है वो तज्जिया भी हम करेंगे। एंड लाहौर कलंदर्स ऑफ कोर्स दे बैटेड फर्स्ट और उन्होंने 180 रन जो है वो पुट अप किए बोर्ड पे और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए थे। और इसमें भी एक मौके पे वाकई ऐसा लगा था कि शायद ये रन भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन वही बात कि जी आखिर में जिस तरह ये रन्स को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और कहां से रन्स निकल रहे होते हैं लाहौर कलंदर्स के। बहरहाल जी सैम बिलिंग्स उनके हाईएस्ट स्कोरर रहे जिन्होंने अपनी 50 स्कोर की, 35 गेंदों पे 54 रन बनाकर वो आउट हुए। एंड अब्दुल्ला शफीक, व्हाट ए रेवलेशन ही हैज बीन इन दिस पीएसएल। ऑफ कोर्स इस पे भी आज तफसील से बात करेंगे। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, बल्कि अब तो हर मैच में ही रन स्कोर कर रहे हैं। अब तो आदत सी है मुझको, गा तो आजम रहे थे लेकिन अब्दुल्ला जो है उन्होंने हमें आदी बना दिया है। अनवर अली, वेल गुड फॉर हिम। अनवर अली ऐसा लग रहा था कि उनका भी पीएसएल का जो है वो सितारा गुरूब हो गया है, लेकिन कल अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। 21 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 3 ओवर्स उन्होंने कराया। और खेरन पोलार्ड जिन्होंने 2 ओवर्स में 16 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, एक बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया। लेकिन उस कैच के बाद का जेस्चर जो है वो उनके लिए महंगा पड़ गया। सवेरा उस पर भी आज बात करनी है ज़रूर कि हम कहीं ओवरडू तो नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें। मुल्तान सुल्तान जवाब में जो है वो बना सकी 159 रन। इस तरह उनको 21 रन से जो है वो कलंदर्स के हाथों शिकस्त हुई। केरन पोलार्ड वाज द हाईएस्ट रन गेटर, 39 रन उन्होंने बनाए 28 गेंदों पे। और मोहम्मद रिजवान 27 बॉलों पे 30 रन। राशिद खान वेल नॉट सरप्राइज एट ऑल, 4 ओवर्स में 15 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एंड हारिस रऊफ के 4 ओवर में 30 रन आए और उन्होंने 1 विकेट हासिल की। सो हाउ डज दैट लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल? जरा पॉइंट्स टेबल भी आपको हम दिखा देते हैं। लाहौर कलंदर्स 7 मैचेस में से 6 जीते, 1 हारे। किससे हारे? कराची किंग्स से। ऑलराइट, दफा हमारी यही खुशी है भाई, यही नन्ही खुशियां हैं हमारी। 12 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं विद अ वेरी सुपीरियर नेट रन रेट। और एज आई सेड अर्लियर एट द स्टार्ट, लाहौर कलंदर अब कुछ भी हो जाए, their position is assured now, so they are going to the playoffs now. Multan Sultan, as I said, they have lost
द 2 मैचेस अभी बैक टू बैक, मुल्तान सुल्तान के 8 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 8 पॉइंट हैं और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड उन पे लीप फ्रॉक करके सेकंड पोजीशन ले सकता है। विल टॉक अबाउट दैट। पेशावर ज़ल्मीज़ एट नंबर 4, कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स मेक अप द नॉन क्वालिफिकेशन जोन। सो ये हो गई सिचुएशन पॉइंट्स टेबल की भी। बिल्कुल। सो अब हम जरा मैच पे डिस्कशन शुरू करते हैं। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल था ये डिसीजन, क्योंकि दोनों टीम्स बड़ी स्ट्रांग लग रही थी। दो कि मुल्तान सुल्तान जो है वो लास्ट टाइम अराउंड जो कराची का होम मैच था लास्ट, कराची से हार कर आए थे, एंड विच वाज वेरी अनबिलीवेबल फॉर एवरीवन। बट देन आज जो कल मैच हुआ उसमें भी मुल्तान सुल्तान अपने आप को गैदर करता हुआ नहीं दिखा। बट लारा, लाहौर कलंदर्स मतलब अब वाकई एक ऐसा लगता है कि उनको आदत हो गई है जीतने की। किसी भी सिचुएशन से कहीं से भी कोई एक स्टार अलग से खड़ा हो जाता है। कल आपको सैम बिलिंग्स दिखे बैटिंग में, अगर आप बात करें तो बिलिंग्स ने अचानक से कंट्रीब्यूट करना शुरू। एवरी मैच एंड अ डिफरेंट स्टार, और राशिद तो खैर कमाल कर ही रहे हैं। देखिए जब आदत हो जाए ना किसी चीज की तो फिर मजा आ जाता है, और खास तौर पे जब अच्छी आदत है आपको लग जाए जीते। इसलिए 6-7 साल वो लोग हारते हुए भी आए, 6 साल पूरा करेंगे अभी, पूरा करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस बार उनका जीतना, देखिए टीमें बनती इसी तरह ही हैं। आप रोज किसी एक प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं देखते। जब टीम होती है 11 की 11 तो आपकी कोशिश होती है कि हर दिन कोई नया नया परफॉर्मर निकलता रहे। और यूनाइटेड इतना जबरदस्त यूनिट बना हुआ है, उनका लग रहा है कि यार वो जीतना चाह रहे हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो आप कप्तान इतना कॉन्फिडेंट होता है कि यार वो परफॉर्मेंस दे देगा। मुझे जो हल्का सा इनका नजर आ रहा था वो इनकी बॉलिंग में नजर आ रहा था। ठीक है, हारे शाहीन अपनी जगह, जमान अपनी जगह, लेकिन जो बीच के ओवर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं। जो 6 से लेकर 15-16 ओवर, वो भी इंपॉर्टेंट एरिया। वहां पे आप बैट्समैनों के ऊपर बहुत बड़ी अलग से जिम्मेदारी है, लेकिन बॉलरों का वहां पे विकेटें लेना, डॉट बॉल ज्यादा करके प्रेशर क्रिएट करना बैट्समैनों के ऊपर। तो वो उस एरिया में जब से राशिद खान आया है ना, मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो गया कि इनका अब टीम कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त हो गया है। ठीक है ना, बैटिंग को भी इनका थोड़ा सा लोग समझ रहे थे कि इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं बैटिंग से बहुत मुतमईन था। सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, सीजनल पूरा सीजन खेलते हैं, कहीं ना कहीं लीग खेलते ही रहते हैं। तो इनकी टीम ऊपर से नीचे हर लिहाज से बैलेंस हो गई है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग माशाल्लाह से जान लगा रहे हैं। तो एज एक यूनिट बना हुआ है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको परवाह नहीं है। मे बी वो देखेंगे कि अगर नेक्स्ट मैच में उनके बेंच पे, मैंने जो सुना है कि बड़े अच्छे लड़के बैठे हुए हैं अभी भी, तो मे बी नेक्स्ट मैच के अंदर मैं ये समझता हूं कि शाहीन को ये डिसीजन लेना भी चाहिए, और मेरे ख्याल में वो लेगा भी कि कुछ आध प्लेयरों को रेस्ट करा के, 5-6 प्लेयरों को रेस्ट करा के, जो बेंच पे लड़के बैठे हुए उनको ये चांस लाजमी देगा और देना चाहिए। बिल्कुल। मिसबाह, प्रोग्राम के आगाज में मैंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया था कि जो जिस तरह सेट हो चुकी है इस वक्त कलंदर्स की टीम, और जिस डोमिनेशन के साथ एक्सेप्ट फॉर वन गेम वो ये PSL खेल रहा है। मैंने कहा था वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम में एक नेवर से डाई एटीट्यूड हमें 2000 टर्न ऑफ द सेंचुरी जिस टीम का नज़र आता है कि 1999 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हेडिंगली लीड्स में हारने के बाद वो प्रेमदासा स्टेडियम में जो है वो दूसरी बार हारे थे। वो तो इतना अरसा वो अनबीटन रहे थे, पाकिस्तान नहीं हराया था। लाला आपको याद होगा वो मैच, मिसबाह और आप भी, ऑफ कोर्स यू वर द कैप्टन ऑफ कोर्स ऑफ दैट साइड। मैंने जबान दराजी तो नहीं कर दी है कहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही तो अप्रिशिएट नहीं कर रहा यहाँ पे लाहौर कलंदर्स को, या मिसबाह वाकई ऑस्ट्रेलिया यानी कि लाहौर कलंदर्स एक बड़ा ज़बरदस्त यूनिट बन चुका है इस वक्त? ये इसमें कोई शक नहीं है। देखें, वो लाला ने पहले ही समअप कर दिया है कि थोड़ी सी जो एक शुरू में लूप होल मैं कहूँगा छोटा सा नज़र आ रहा था कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर नहीं था उनके पास ऐसा। और दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी बैटिंग में भी महसूस हो रहा था कामरान के फॉर्म में या रन्स ना करने की वजह से कामरान गुलाम के कि यार ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडर प्रेशर हो सकती है लाहौर। और जब से अब्दुल्ला शफीक आए हैं और फिर सैम बिलिंग्स आए हैं तो वो जिस इम्पैक्ट के साथ दोनों खेल रहे हैं, और फिर राशिद खान जैसा बंदा, अब देखें इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो जब बॉलिंग करने के लिए आता है तो सीधा वो अकेला बंदा 20 से 25 रन का डिफरेंस डाल देता है। वो विकेट ना भी ले सिर्फ रनों में, जहाँ किसी भी बॉलर को 40 होना है वो मुश्किल से 20 रन देता है, और साथ वो विकेटें भी लेता है। तो दो चीज़ें मुसीबत पड़ी हुई हैं। टीमें जहाँ एक्सलरेट करती हैं, जहाँ टीमें प्रेशर डालती हैं दूसरी टीमों पे, यहाँ कल मुल्तान को भी देखें कि उन्होंने सामा को भेज दिया। इतनी अंडर प्रेशर है टीमें कि यार इसके 4 ओवर कैसे सर्वाइव करने, T20 में सर्वाइव करने हैं, यानी विकेट कैसे बचाने हैं हमने, बजाय ये सोचे कि रन कैसे करने हैं।
तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको। ओवरऑल सारी बेसिस उनकी कवर हैं, फ़खर पे प्रेशर नहीं है। बिल्कुल, वो रन अब जब करेगा तो वैसे ही उनको इतना बड़ा एडवांटेज होगा, नहीं कर रहा तो स्टिल दे आर स्कोरिंग 200 और 180। और दूसरा उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि यार 140 147 करके भी हमने मैच जीत लिया है। उनकी बॉलिंग का इतना बड़ा है, और ये सारी चीज़ें मिल के जो एक दूसरी टीम पे प्रेशर डालती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं, अंडर प्रेशर करती हैं, उसकी वजह से घबरा जाती हैं टीमें और बहुत ज़्यादा गलतियां करती हैं। तो इनको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ पे फिर दूसरी टीमें भी देती हैं। वो सारी चीज़ें मिल मिला के मुझे लगता है कि ये लाहौर का और दूसरी टीमों का बहुत अब एक बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब वही है कि कोई बुरा दिन होगा इनका, सारी चीज़ें को आगे पीछे हो जाएंगी तो फिर इनका चांस है जब दूसरी टीम बहुत ही अच्छा खेलेगी। अदरवाइज बैलेंस थोड़ा सा, वो जो कह रहे हैं ना ऑस्ट्रेलियन टीम आउट हो गया कि लाहौर यहाँ पे है तो दूसरी टीम यहाँ पे, अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल है, वो डिफरेंस है। और एक मेजर डिफरेंस एक और जो कल आपको जो देखने को मिला वो ये कि हम बार बार शाहीन की कैप्टनसी को तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट इमाम जिस तरह कल शाहीन ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, हम हमेशा कहते हैं कि जहां आपको एक पार्टनरशिप की थ्रेट लगना शुरू हो, ब्रिंग इन सम अदर बॉलर। अगर नहीं आपके रेगुलर बॉलर्स, जस्ट ब्रिंगिंग, आपको 7 बॉलिंग ऑप्शन दिखा लाहौर कलंदर कल इस्तेमाल करता हुआ, एंड एवरी टाइम अराउंड वो किसी बॉलर को लेकर आए। ठीक है, हुसैन तलत आए, रन्स पड़े, मगर वहां पुलार्ड की विकेट निकली, क्योंकि अगर पुलार्ड सेट हो जाता है, पुलार्ड में ये कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच ले जा सकते हैं। सिकंदर रजा को एक ओवर के लिए इंट्रोड्यूस किया, ही केम इन, ही टुक द विकेट। सो इसका मतलब ये कि वो बहुत एप्टली बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं शाहीन, और साथ साथ वो बॉलर्स रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उनके उन चेंजेस पे। इमाम जी देखें, बिल्कुल इस वक्त जो हर चीज़ जा रही है उनके फेवर में जा रही है। और जब एक अच्छी टीम खेलती है, जब सारे जो एक पैक होता है स्टार प्लेयर्स का, वो जब उनकी परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद एक ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना अच्छी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। और देखें, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो शाहीन की ये है कि उसकी जो पर्सनालिटी है ना, मैं उससे बहुत इंप्रेस हूँ कि बहुत काम एंड कंपोज्ड है। ये मैं दूसरी तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ कि उसको ज़रा सा भी नहीं, एक दफ़ा भी उसके चेहरे पे ये नहीं लगता कि यार ये मैच हार जाएंगे। उसको इतना बिलीव हो गया है कि मैं जिसको भी बॉल दे रहा है, वो जिसको भी है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये बहुत ही एक मतलब आपके लिए ब्लेसिंग होती है एज अ कैप्टन कि यार मैं जिसको भी बॉल दे रहा हूँ वो मुझे विकेट लेके दे रहा है, और मैं जिसको भी मैं अगर मैं जिससे भी कुछ मांग रहा हूँ और वो मुझे हमेशा एक्स्ट्रा ही दे रहा है। अगर आप देखें, जो उनकी बॉलिंग और बैटिंग तो है यही, अगर आप उनकी ज़रा फील्डिंग पे अगर ज़रा गौर करें ना, वो फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। उनके सिकंदर रजा, हारिस, शाहीन खुद वो 2 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मिसबा भाई ने और लाला ने बात की कि वो दूसरी टीम्स को कोई मौका नहीं दे रहे कि यार मैं इनको कैसे दूसरे को गेम में आने भी दूं, जीतना तो बहुत देर की बात है, दूर की बात है, गेम में आने भी नहीं दे रहे। तो इसमें सारा क्रेडिट देखें शाहीन को तो जाता ही जाता है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट को भी जाता है कि पहले तो ऐसे कोर सेलेक्ट करना और उनको बैक करना प्रॉपरली, और सारी चीज़ों को उसी तरह लेके चलना। देखें, लाला ने बात की कि 7 साल हारे हैं, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना आसान नहीं है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज होके आप 6-7 साल हारे हैं और आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन आपने उसको लिया, लेकिन आपने अपना कोर तकरीबन इतना चेंज नहीं किया। वही हारिस है, वही शाहीन है, वही फखर है, और उनके पास वही लोग हैं। और अब जो है गेम ऐसी बन गई है कि इनको समझ आ गई है कि जीतना कैसे है। मैं इमाम की इस बात को जरा सेकंड करूंगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि आपकी जो मैनेजमेंट होती है ना, उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब शाहीन को ये लोग कप्तान बना रहे थे तो उस वक्त मैं फेवर में नहीं था। मैंने कहा उसने अभी क्रिकेट शुरू की, उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए, अपनी बॉलिंग पे ध्यान दे, वो बहुत सारी चीजों को नहीं ले पाएगा, लेकिन उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, पता चला है उसका कि यार वो सारी चीजों को मैनेज कर लेगा। अच्छी बात है कि हार जीत अपनी जगह, लेकिन कप्तान का प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। अब शाहीन जाता है प्लेयर्स के पास, खुद से जाता है, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, उनके कमरे में खुद जाता है एज अ कैप्टन बन के कि मैं यार बात करूं ताकि उनको कॉन्फिडेंस दूं। ये वो चीजें हैं जब आप प्लेयर्स को एज अ कैप्टन कॉन्फिडेंस देते हैं तो प्लेयर्स बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने भी कप्तानी की है, मिसबा ने भी कप्तानी की, हमें पता है कि किस तरह चीजों को लेके। तो प्लेयर्स चाहे सीनियर हो जूनियर हो, आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दे कि वो आपसे दिल की बात कर सके कि लाला या मिसबा भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अगर आप इस नंबर पे खिलाएं, तो वो कॉन्फिडेंस बिटवीन प्लेयर्स एंड कैप्टन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जितना फिर इस कॉन्फिडेंस की वजह से प्लेयर्स कंफर्टेबल होंगे, बिल्कुल ऐसी वो आपको दिख रहा है। ये लाहौर कलंदर्स में ऑनेस्टली ये जो अभी इमाम ने भी बात हाईलाइट की, काम एंड कंपोज्ड
कैप्टन मैं थोड़ा सा जी मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूंगा शाहीन के हवाले से, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। मिसबा, इस अच्छी सी चीज को रोक के रखेंगे थोड़ी देर। मिसबा, इस अच्छी सी चीज को रोक कर रखें, बिकॉज हमें जब हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और हमारी जो है वो डिस्कशन जारी है। बात हमारी हो रही है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के हवाले से। जो मैच कल खेला गया, जो लाहौर कलंदर्स ने 21 रन से जीत हासिल की, और जिस तरह की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, मतलब अदील हम बार बार ये बात करें कि लाहौर कलंदर्स को आदत तो हो गई है जीतने की, बट लाला एक चीज जो कि आपने मिसबा शाहीन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बात सुनते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। जी मिसबा। जी, हमने शाहीन की कप्तानी के हवाले से बात की, लाला ने भी, सबको थे कंसर्न्स जी यार इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप कप्तानी करते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं, उसके बगैर आती नहीं। लेकिन इट वाज सो गुड टू सी कि वक्त से बहुत, वो जिसको कहते हैं ना, वक्त से आगे चल रहा है शाहीन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, गेम, जनरल प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं कैप्टनसी के, लीडरशिप के, वो तो वो कर रहा है फॉलो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो दूर अंदेशी होती है, यानी फोरसी करना चीज़ों को, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप देखें, वो अपने सारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं यूटिलाइज ज़रूर कर रहा है। अगर ज़रूरत नहीं भी है, जैसे हम कहते हैं ना कि ज़रूरत है या नहीं है, हम गन होती है उसको साफ़ करके रखते हैं, कभी कभी फायर भी कर लेते हैं कि भाई जब ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि जंग लगाओ। अब आप देखेंगे डेविड वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट उसको इफेक्टिवली यूज़ किया बॉलिंग में, ताकि ये कॉन्फिडेंट रहे और मेरे लिए इंपॉर्टेंट जगहों पे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस करे। इसी तरह रज़ा से भी बॉलिंग करा रहे हैं। इसी तरह हर मैच में ज़रूरत नहीं भी होती तो कहीं ना कहीं हुसैन तलत को भी इन्वॉल्व करते हैं, एक आधा ओवर जहाँ पे भी होता है, मेन बॉलर्स के पड़े भी होते हैं तो उनको कराते हैं। तो ये बड़ा एक ये आप जैसे कहते हैं ना कि दूर की सोचना, तो उसको पता है यहाँ नहीं है, लेकिन मैं इसको इन्वॉल्व रखूँ, इन सबको फील देता रहूँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि उस वक्त ये बिल्कुल गेम से माइंड और फिज़िकली आउट हो। तो ये चीज़ें बहुत अरसे की कप्तानी के बाद आती हैं, और एक बंदा पहले या दूसरे सीज़न में आके ये कर रहा है, तो he is going to be something special in captaincy। ये जो मिसबा बात कर रहा है ना, मिसबा जो बात कर रहा है, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि शाहीन के साथ मिसबा की कोई बात हुई होगी, ठीक है, लेकिन मेरी बात क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से हुई है, उसने जो मिसबा बातें कर रहा है ना, ये शाहीन ने मुझसे की है कि शायद मैं इससे इसलिए बॉल करा रहा हूँ, इससे ये करा रहा हूँ कि जब मुश्किल सिचुएशन आएगी, क्रूशियल टाइम होगा, बड़े मैचेस आएंगे, उसके अंदर वो पहले ही कॉन्फिडेंट हो प्लेयर परफॉर्म करके। जो मिसबा बात कर रहा है बिल्कुल ठीक बात। अब मिसबा उल हक, वी ऑल नो ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन हमारी तारीख के, और मिसबा अगर शाहीन की कप्तानी के इतने आगाज़ के दिनों में अगर उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करें, लाला लेट्स मेक श्योर कि शाहीन ये ज़रूर सुने ये बात जो अभी मिसबा ने ऑफ कोर्स की है, जिस तरह अप्रिशिएट किया है, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर शेयर करते हैं। कल जो मैच खेला गया वो शाहीन का कप्तान 20वां मैच था लाहौर कलंदर्स के लिए, एंड चेक आउट दिस लिस्ट ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन पाकिस्तान सुपर लीग। इसमें जो क्राइटेरिया हमने बनाया है वो 20 मैचेस का है, और लुक हु इज देयर एट द टॉप। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का जो तनासुब, जो कामयाबी का तनासुब है, जी हाँ, 70% पे वो आ गए हैं, और उन्होंने जो है वो अब मोहम्मद रिजवान से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम अभी बात कर रहे हैं, बिकॉज याद रहे ये दूसरा साल ही है शाहीन की कप्तानी का। तो रिजवान का जो परसेंटेज है दैट इज 67.7, शाहीन इज 70%, सो वाओ दैट मोर देन 2/3 बल्कि ये कहना चाहिए। डेरन सैमी तीसरे नंबर पर आते हैं विद अराउंड 58% सक्सेस। मिसबा उल हक ऑफ कोर्स 57.7 एंड शादाब खान इज एट 55.3। सो वेल डन टू शाहीन शाह अफरीदी। ऑफ कोर्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी तो बहुत सफ़र तय करना है जाहिर है। और जो एक और बात है वो ये कि सोशल मीडिया पे हमेशा बातें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश होना शुरू हो जाती हैं, और ऑलरेडी बाबर का सक्सेसर करार देना डेफिनेटली एक प्रीमेच्योर बात है, लेकिन स्टिल आई थिंक इमाम, दीज नंबर्स आर एक्स्ट्रॉर्डनरी। शाहीन के 70% विन रेशो, यस
20 मैचेस इज द क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें से हमें बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार वेयर इज बाबर आजम इन दैट, सो लेट अस टेल यू, बाबर ने अभी तक अपने 20 मैचेस जो हैं वो कैप्टन नहीं किए हैं एज फार एज हिज कैप्टनसी थिंग इज कंसर्न्ड। सो इमाम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड ऑलरेडी। जी देखें, मतलब रिकॉर्ड्स जब उसके सामने है तो मैं इसके बारे में क्या बात करूं। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल कि किस तरह देखें बहुत सारी कैप्टनसी पे उस पर बात हो चुकी है। अभी मिसबा भाई ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है कि ये किसी कप्तान को बहुत अरसे बाद जाके पता चलता है। तो देखें ये जो रिकॉर्ड है ये फिनोमिनल है। और देखें जहाँ भी खेलते हैं, होम भी खेलते हैं, अवे भी खेलते हैं, एक जो ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है कि उसकी जो मुझे जो ऑन द फील्ड है जो उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है कि यार उसका जो रिलेशनशिप है ना अपने प्लेयर से वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्लैरिटी है उसमें कि पता नहीं लगता कि यार कि वो कैप्टन है, वो एक ऐसा लगता है कि यार एक फैमिली है जो कि उसको समझा रहा है और पता लगता है कि यार इस चीज़ के जो बारे में बात हो रही है ये पहले हो चुकी है, ये डिस्कशन शायद उन्होंने प्लेयर्स से पहले भी कर चुका है। तो वो एक गोल्स उसके जो बहुत क्लैरिटी है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है मैं जब अपने गोल्स क्लियर होते हैं ना, जब आपकी क्लैरिटी आती है किसी भी चीज़ में, तो उसका फिर सक्सेस रेट हमेशा कोशिश होती है उस सक्सेस रेट की कि अच्छे से आए। और मेरे ख्याल से बेशक अभी 20 मैचेस हैं लेकिन जो इसका सक्सेस रेट है वो इतना ज़बरदस्त है कि ये इसको क्रेडिट जाता है। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यार इसको कैप्टनसी करनी आती है, इसको अपनी टीम को लेके चलना आता है। देखें, कैप्टनसी अच्छी करना और टीम को लेके चलना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं कि कैप्टनसी स्मार्ट कैप्टनसी भी करता है और अपने प्लेयर्स को सबको लेके चलता है। कि हुसैन तलत हो सकता है कि हुसैन तलत का एक बहुत अहम मैच में इनिंग्स खेल जाए तो वो इस तरह कोशिश करता है कि यार उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए शायद वो 1-2 ओवर कराता है कि इधर आउट करूंगा तो इसका कॉन्फिडेंस, ये लेफ्ट आउट ना फील करे टीम में कि सब जब जीत रहे होते हैं तो एक आधा प्लेयर आपको लगता है कि यार मेरा बारी नहीं आई, मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ, तो वो उसका भी ख्याल कर रहा है कि यार मैं एक आधा ओवर के इसका जो है आउट करूं तो शायद इसका कॉन्फिडेंस जो है वापस आए, टीम में रहे। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है और वो उस रिदम में रहे, जाहिर सी बात है प्लेयर्स। मगर लाला, एक बात जो आपने अभी हम पहले सेशन में जो है वो बात कर रहे थे तो आपने वो बात की थी कि जब अब लाहौर कलंदर्स क्योंकि एक सेफ पोजीशन पे पहुंच गया तो नाउ इज़ द टाइम कि शायद हम बेंच पे उनके प्लेयर्स जो मौजूद हैं उनको खिलाएं। मगर एक दूसरा थॉट प्रोसेस टीम्स का ये होता है कि टीम की मोमेंटम को छेड़े ना, बिकॉज अब जो है 2 मैचेस बाद हम नॉकआउट स्टेजेस पे पहुंच जाएंगे। सो ये 2 थॉट प्रोसेस हैं। आपको लगता है कि लाहौर कलंदर्स नोइंग द मैनेजमेंट, नोइंग हाउ दे आर प्लेइंग, वो क्या थॉट प्रोसेस अप्लाई करेंगे? देखिए, पहले तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं। हर इंसान का अपना ओपिनियन है। मिसबा का, इमाम का अपनी सोच होगी, मेरी अपनी एक सोच है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने ये चीज़ ना KPL में भी की, मैं पाकिस्तान टीम में भी करता था कि मौका देता था कि जहाँ देख रहा हमारी सिचुएशन अच्छी है, ठीक है, नो मोमेंटम बना हुआ होता है ये वो, लेकिन प्लेयर्स को ना रेस्ट भी चाहिए होता है। और आपने क्योंकि अगले साल भी PSL होनी है इंशाल्लाह, तो उस हिसाब से आपको अपने कुछ प्लेयरों को देखना भी पड़ता है। क्या पता उन बेचारों को अगले साल मिले या ना मिले, लेकिन आपकी एक नीयत होती है। आप अच्छी नीयत से जब किसी काम को करते हो ना, अल्लाह ताला उसके अंदर वो रखता ही रखता है। तो आप उन प्लेयरों को चांस देते हो, उसमें से आपको अच्छे प्लेयर नजर आते हैं, ठीक है ना, नजर आते हैं। अगले साल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उन बच्चों को, और आपको बेंच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करना पड़ता है, आपको वो कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। मैं इस तरह सोचता हूँ, हर एक का अपना एक तरीका है। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मोमेंटम बना हुआ था, सेंट बीइंग के साथ ही जाना चाहिए था। हर एक अपना एक तरीका है। ओके जी, हमारी स्क्रीन पे ऑफ कोर्स लाइव कॉल इन नंबर भी नजर आ रहा होगा आपको, जिसमें आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं लाला से, मिसबा से, इमाम से, और जोड़ का हिस्सा बन सकते हैं। जोड़ का जोड़ का हिस्सा बिल्कुल आप बन सकते हैं। और पहले कॉलर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, रावलपिंडी से इलियास ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम इलियास। जी वालेकुम सलाम। जी इलियास, क्या सवाल पूछेगा अपना? लाला से मेरा ये सवाल है कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी है, जो बैट्समैन है, आजम खान है, इतना जो हार्ड हिटर है, और उसके बाद ताहिर अयूब है, मैं बताता हूँ, उसके बाद ये दूसरा है एहसानुल्लाह जो बॉलर है, तो ऐसे जो है टैलेंटेड वाले प्लेयर को आगे क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया इलियास। ये 3 प्लेयर के उन्होंने नाम लिए हैं, साइम अयूब है, आजम है और एहसानुल्लाह। कहते हैं इनको आगे क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? ये यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं ये लोग? आगे ही आए ना, तो अब फौरन यहाँ से पाकिस्तान टीम, मेरा मतलब है कि हर चीज का एक तरीका होता है, एक वक्त होता है। इंशाल्लाह यहाँ परफॉर्म करेंगे, आगे पाकिस्तान भी खेलेंगे। इसमें जो एक अपडेट है मैं बताता चलूँ इलियास, आप भी ये सुन लीजिए, और ये कि पाकिस्तान की इस PSL के खत्म होने के फौरन बाद हमारी अफगानिस्तान के खिलाफ एक T20 सीरीज आने वाली है। रमजान में ये T20 सीरीज हो रही होगी, तो शारजा में इनफैक्ट हो रही होगी।
जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जो T20 टीम के जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं उनको कुछ आराम देकर इन्हीं खिलाड़ियों को जो है वो मौका दिया जाएगा। इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होगी पाकिस्तान के लिए कुछ परफॉर्म करने की, और आपकी ये शिकायत जो है वो भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बाकी हम जो और सोचते हैं कि टीम में बहुत जल्दी रश कर दिया जाए प्लेयर्स को, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। हम बहुत जज्बाती हैं एज अ नेशन, और हम फौरन कहते हैं लड़के ने परफॉर्म किया टीम में डाल दो, थोड़ा सा टाइम, फिर वो पुराने वाले प्लेयरों पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, और वो परफॉर्म वहां ना करे प्रेशर, तो फिर पुराने याद है आपको वो हसन रजा और वो शादाब कबीर, छोटे छोटे से प्लेयर्स हम टीम में ले आए थे। वो तो हमने रिकॉर्ड टाइम कर लिया था हसन रजा पे कि जी यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बट यस, मूविंग ऑन फर्दर, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है, और कॉल है किसकी? आसिफ साहब ने हमें कॉल की है रावलपिंडी से। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच, नहीं जोर का जोर। हो गया जी आसिफ साहब। जी बिल्कुल खैरियत से। सवाल पूछिए आसिफ साहब। लाला का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जी आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। लाला क्या है? लाला मैं पिंडी में मेरी मुलाकात हुई थी आपसे MSL में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर शाहीन अफरीदी साहब को पाकिस्तान की टीम में भी कप्तानी अगर इंशाल्लाह मिल जाए। बस मैं मिसबा भाई से बात करता हूँ इंशाल्लाह, और इमाम से बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much। मैं मिसबा आपके ऊपर भी यही सवाल, जो वो लाला से जो हमने बात की थी, डू यू थिंक नाउ इज द टाइम दैट लाहौर कलंदर्स कैन मेक देयर मेन प्लेयर्स सिट, और जो बेंच पे हैं उनको मौका देने का? इज दिस द राइट टाइम नाउ? देखिए, बिल्कुल आपके पास चांस होता है और ज़रूर आपको करना चाहिए। आप ओवरऑल देखें, जो बात हम करते हैं ना कि मोमेंटम लूज़ हो जाता है टीम का कॉन्फिडेंस लेवल भी शायद कभी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप सोच के चेंजेस करें ना कि अच्छा हम टीम को जो भी अगर चेंज कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ चेंज। कम्बिनेशन अगर आप उसका ठीक रखें, उसका कोर थोड़ा सा सेट रखें, तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। स्टिल आप सोचें कि हमने जीतना है। नए प्लेयर अगर आप खिला भी रहे हैं, उनको उसी रोल में लेके आएँ जो भी बंदा आ रहा है जिसको वो रिप्लेस कर रहे हैं, और दैट इज़ द राइट वे। कि कल को अगर उस बंदे की जगह वो दूसरा बंदा जो आप खिला रहे हैं उसको खिलाना है, तो एग्जैक्टली वो वहीं पे आप उसको चांस दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूचर भी देखते हैं, और अपनी टीम की बेंच स्ट्रेंथ और अपनी टीम के पास जो बाकी प्लेयर हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन में तैयार भी कर सकते हैं। जो हम थोक के हिसाब से कई दफ़ा चेंजेस करते हैं ना कि चलो जी ये 5 इधर कर दो और 5 उसकी जगह खिला दो, और टीम का बैलेंस नहीं देखते, ओवरऑल उनके रोल नहीं देखते, तो उसका कभी आपको फ़ायदा अक्सर होगा, फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। बट इन अ राइट वे जब भी आप चेंजेस करें और चांसेस बिल्कुल दें, जो आपके बेंच स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रांग है। अहमद दानियाल बैठा हुआ है, 140 प्लस पे बॉल करता है, और वो बड़ा अच्छा T20 बॉलर है, साथ हिटिंग शिटिंग भी बड़ी अच्छी करता है। शोरेज अभी था अंडर 19 में विकेट कीपर, वो बड़ा अच्छा बैटिंग भी अच्छी करता है, कीपर भी अच्छा है। आप इमर्जिंग की जगह उसको भी खिला सकता है लाहौर। तो ऐसे प्लेयर हैं कि जो आगे चल के इनके काम भी आ सकते हैं। इन राइट वे उनको चांसेस देंगे तो आप एटलीस्ट क्लियर होंगे कि फ्यूचर में हमारे पास ये प्लेयर हैं। एब्सोल्युटली। कल के मैच में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स में एक वाकया हुआ, एक बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया ऑफ हिज ओन बॉलिंग केरन पोलार्ड ने, और केरन पोलार्ड ने बड़ा खूबसूरत कैच लेने के बाद विद इन सेकेंड और सो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को पवेलियन की तरफ वापस जाने का इशारा किया। अपडेट ये है कि जी केरन पोलार्ड को इसकी बुनियाद पे जो है वो उन्होंने ब्रीच किया है। लेवल 1 का मैच रेफरी ने जो है वो उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आपने जो है क्या है आर्टिकल 2.5 की जो है वायलेशन की है, जो कहते हैं यूजिंग लैंग्वेज एक्शन और जेस्चर विच डिस्पराज और विच कुड प्रोवोक एन एग्रेसिव रिएक्शन फ्रॉम अ बैटर अपॉन हिज और हर डिसमिसल ड्यूरिंग अ मैच। लाला ऐसा नहीं लगता कुछ ज्यादा ही सख्त कवानीन हो गए? यानी कोई ऐसे उसने सिर्फ ये इशारा किया था कि भाई जाओ, और बेचारे पे इन्होंने मतलब उससे पहले ऐसे इशारे होते रहे, उसके बावजूद वो कुछ नहीं आवाज आई थी, अचानक से हम बहुत ज्यादा ही हो गए। मैच रेफरी भी आया, उसकी भी कोई जिम्मेदारियां संभालनी है, उसको भी पता है कि उसकी भी एक जॉब है, वो भी नजर आना चाहता है मैच में। क्या हो गया आप लोगों को? बट ये कवानीन वैसे भी कुछ मिसबा वैसे वाकई बड़ा चेंज आ गया। आई मीन व्हेन यू स्टार्टेड योर क्रिकेट, आई मीन ऑस्ट्रेलियंस स्लैजिंग करना और ये करना क्रिकेट का बड़ा नॉर्मल पार्ट हुआ करता था। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये स्पोर्ट्स का एक हिस्सा होता है, ज़ाहिर है जज्बाती हो जाना। लेकिन आपको नहीं लगता क्रिकेट के रूल्स को ज्यादा ही सख्त कर दिए गए हैं डिसिप्लिन के हवाले से?
लेकिन बात ये है कि ये तो रूल्स बनाते वक्त देखना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब इतना क्लोजली वॉच किया जाता है एक एक एक्शन को, और आपकी यंग जनरेशन भी देखती है, फिर हम कहते हैं इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, तो फिर कोई भी ऐसा इशारा जिसमें कि सामने वाले प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है और वो दुनिया देख रही है, आपके बिल्कुल बच्चे भी देख रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें आ रही हैं। गुड इन अ वे है मेरे ख्याल में। ऐसा जेस्चर नहीं, आप खुशी मनाएं जो भी, लेकिन आप किसी की तरफ सिग्नल नहीं कर सकते उसको, मतलब है कि आप निशाना नहीं बना सकते। तो जो भी रूल्स अब बन गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कंट्रोल्ड एग्रेशन, दैट्स द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि आपने अपनी इमोशंस और उसको कंट्रोल भी तो करना है ना। आप ठीक है, आपने अच्छा कर लिया, लेकिन सामने वाला तो आउट होके जा रहा है, वो तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन में है कि उसको आपकी थोड़ी सी भी कोई ऐसी चीज़ प्रोवोक करेगी तो फिर वो लड़ाई या कुछ और बड़ा होने का चांस है। तो मेरे ख्याल में ना सेंस तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। आपका काम है एज अ स्पोर्ट्समैन कि यू शुड जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, लिमिट करें उसको। ठीक है, लाला करते थे अपनी एक सेलिब्रेशन, वो उनकी अपनी थी, सामने वाले बैट्समैन को तो नहीं ना वो कुछ वो करते थे। तो जब आप सामने वाले को अफेक्ट करेंगे तो देन वो जेंटलमैन गेम जो हम कहते हैं, फिर उससे गेम जो है ना आगे निकल जाता है। लाला, आपकी और गंभीर के दरमियान जो हुआ था उसमें कोई पेनल्टी को पैसे वैसे तो नहीं कटे थे आपके? कोई वो जो मैच रेफरी था उसको पता ही नहीं, हम आपस में बातें कोई समझ रहे गपशप हो रही है। वैसे ऑन फील्ड और कोई स्लेजिंग का ऐसा वाकया मे बी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए लाला कुछ ऐसा हुआ हो, कोई आमना सामना? अच्छा, ऐसे कुछ होता नहीं है, एग्रेशन होता है बीच में, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन होता ये कि आप जब किसी के साथ करते हो ना तो उम्मीद भी रखो कि कोई आपके साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं ऐसा करता नहीं था किसी के साथ। मैं जैसे जैक कैलिस मुझे आके कुछ कह रहा है तो बस मैं सिर्फ इस बात पे वही करूंगा जो लाला ने कल किया था। गुड वन। लाला, ये तो मतलब हम भी मैचेस देखते थे टीवी पे, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ नहीं करते थे। बोलो, जो मैंने मिसबा को बोल्ड किया था, मैंने क्या किया था? कुछ किया था मैंने तो अपना ये जो मैं करता हूँ आउट करने, मैंने तो ये भी नहीं किया था। मिसबा, इतनी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, कमीने आदमी। ये आपस की बात थी ना। ये तो आपस की बात थी ना, बाकी टीमों के साथ तो मैं फिर वो कहूँगा। अच्छा, बताओ कोई वाकया ऐसा है? कोई मिसबा, आपको कोई वाकया याद आ रहा है? कोई वाकया नहीं होगा इसके पास। इसको शौक है माचिस की तीली ना, तीली है ये, तीली लगाता है ये, तीली है। मिसबा, कोई वाकया वैसे है, कोई याद आ रहा है आपको वाकया? छोड़े ये वाकये जो है ना, यहाँ टीवी पे बैठ के सुनाने वाले नहीं है। मेरा भी इशू है मिसबा, कितने वाकये मैं टीवी पे बैठ के चले किसी दिन जूम पे बैठ के सुनेंगे। मतलब जैसे ठीक है। अच्छा, हम तो स्लेजिंग की बात कर रहे हैं, रेडियो पे मैं बुलाता हूँ आपको। स्लेजिंग की बात कर रहे हैं, मगर जावेद भाई खुद भी बताते थे और दूसरे जो बैटर्स जावेद भाई के अगेंस्ट खेल, क्योंकि स्लिप पे फील्डिंग करते थे, वो झिंगर की आवाज निकालते रहते थे तो इरिटेट द बैटर सारे वक्त। सो बैटर्स भी बताते थे कि वो एक झिंगर की आवाज आती रहती थी कान में, चुट 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 करके वो एक आवाज है। सो इस तरह की छोटी छोटी इंसिडेंट, कोई ऐसा इमाम अगर आपके साथ कोई स्लेजिंग इंसिडेंट या कुछ हुआ हो तो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोशिश होती है कि ना करें, क्योंकि आप तो जब जिस सिनेरियो में हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है, आपको कुछ छुपता ही नहीं है। वाकई सारा इमाम का प्लेयरों के साथ इशू नहीं होता था, इमाम का मीडिया वालों के साथ इशू होता था। ये मीडिया वालों को दिखा रहे 100 करने के बाद। अच्छा, वैसे कभी पर्ची निकाल रहे हैं तो कभी बैट उठा के वो ये। आई रियली डोंट नो हाउ, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे देखा है तो मुझे पता नहीं कि ये रियल है या नहीं, लेकिन आजम खान के बारे में ये बताया है कि आजम ने अपने कमरे में कुछ पर्चियां लगाई हुई हैं जिसमें आजम खान को जो रिमार्क्स, मोटा, गेंडा, पर्ची, सिफारिश, ये वो लिखा जाता है। सुबह उठ के वो उनको देखता है, he looks at them, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, ये मैं आई थिंक उसके इंस्टाग्राम से ये लिया गया है। सो मे बी दैट कुड बी अ रीजन टू, दैट कुड बी अ वे टू मोटिवेट योरसेल्फ ऑलरेडी। आई मीन, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वे। जी, ये सारे रिमार्क्स पढ़ने के बाद जो है ना, साथ ही वो 4 बर्गर और 5 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर कहता है मुझे उतारने के लिए। चले जी, ब्रेक लेना है हमको अभी, और एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ते हैं। इस मजेदार से डिस्कशन को हम जारी रखेंगे और ऑफ कोर्स बात करेंगे आज होने वाले मैच के हवाले से भी। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हुई लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के हवाले से, मगर मेजरली लाहौर कलंदर्स के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन हुई। बट मुल्तान सुल्तान थोड़ी सी हम डिस्कशन करके मूव ऑन करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स पे। और मिसबा आपकी तरफ मैं आऊंगी, मुल्तान सुल्तान को क्या करना पड़ेगा टू सॉर्ट देमसेल्फ, टू कलेक्ट देमसेल्फ और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे अपने अगले आने वाले मैचेस में, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से स्लिप होते जा रहे हैं मैचेस। बात वहीं पे आ गई जैसे पहले मैंने बात की थी कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक बॉलर पे, एहसानुल्लाह पे हर जगह आप डिपेंड कर रहे हैं और फिर उसामा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। जब आपकी ये सूरत हाल होती है, वो 180 रन आपके लग जाते हैं बोर्ड पे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी टीमें आपको रोज़ रोज़ चेज़ नहीं करने देंगी। फिर जो बैटिंग में भी मुझे नज़र आया कि कल भी जिस तरीके से लाहौर की पूरी बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए छठा ओवर करने डेविड वीज़े आए, तो छठे ओवर में चांस ही नहीं लिया। मतलब रिजवान ने कोई आउट नहीं था वहाँ पे। आपको पता है कि अभी राशिद खान के 4 ओवर हैं और राशिद ने आके इम्पैक्ट डालना है, तो आप किसको रन्स करेंगे? वो जो 10 से ऊपर की एवरेज आप जाने दे रहे हैं, वो तो अभी आपकी और ज़्यादा ऊपर जाएगी जब 4 ओवर राशिद खान करने आएगा। तो मुझे लगता है कि वो मेयर्ड अप्रोच जिस तरीके से वो खेलते हैं, मैंने पहले ही बात की थी कि वो टारगेट सेटिंग में तो आप जाके कैचअप कर लेते हैं, लेकिन जब आप चेज़ कर रहे होते हैं तो वंस अच्छी टीमों के अगेंस्ट वो रिक्वायर्ड रेट ऊपर जाता है और फिर उनकी डेप्थ भी होती है बॉलिंग में आफ्टर फर्स्ट 6 ओवर्स। जैसे कि लाहौर कलंदर्स है तो मैच को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रेशर आता है, आपकी विकेटें जाती हैं, फिर आपको समझ नहीं आती। तो थोड़ा चेंजेस करने की ज़रूरत है मुल्तान को, स्पेशली जब वो चेज़ करेंगे तो अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको वो पावर प्ले में कोशिश करनी है कि 60 रन्स करें, अगर 180 आप करने जा रहे हैं। और उस दिन भी बात की थी, लाला ने भी बात की थी, इंजी भाई ने भी बात की कि जब आप T20 में चेज स्पेशली कर रहे होते हैं तो मोमेंटम आपने वो ब्रेक नहीं होने देना है, मोमेंटम पकड़ना और उसको कंटिन्यू करना आपने। कहीं पे भी आप अगर ब्रीदर दे देंगे दूसरी टीम को ना, फिर आपके लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है अभी इनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और इसको इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा चेज स्पेशली करते हुए। आदिल, मैं ये कहता हूँ ना कि हम स्टार्ट की बात करते हैं ना, चाहे आप पहले बॉलिंग कर रहे हो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो, स्टार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आपका एक मोमेंटम बन जाता है। अब आप 180 रन भी चेस कर रहे हो। आप अगर शान मसूद की बात करें तो 20 बॉलों पे 19 रन बनाए। इसी तरह रिजवान 27 बॉलों पे 30 रन बनाए। ठीक है, आप 27 बॉल खेल लो, आप टाइम ले लो, लेकिन एटलीस्ट फिर उसको 45 रन 40 रन पे तो लेके जाओ ना। आपको इसको इतनी बॉलें खेलने के बाद फिर आपने 10 बॉलें पे 12 रन किए रोसो ने, ठीक है, 28 बॉलों पे 39 रन पोलार्ड ने किए, वो भी आखिर में 2-3 बाउंड्रियां उसने मार के आस्किंग रेट बढ़ा के और आप आउट हो जाए। ठीक है, बॉलिंग ज्यादा खेलना कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस रन को तो यही तो डिस्कशन पॉइंट आता है ना कि एक तरफ रिजवान इस मोड में आ जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से पाकिस्तान के लिए बाबर भी कुछ उससे मिलते जुलते अंदाज में ही खेल रहे होते हैं, तो वो पावर प्ले का जो हम फायदा उठा सकते हैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उठा सकते। मुल्तान सुल्तान याद रहे जी अपने लगातार 2 मैचेस हारे हैं और इन रीसेंट टाइम्स में दे आर इन एन अनचार्टेड टेरिटरी। ऐसे मुल्तान लगातार मैचेस आमतौर से हारता नहीं है, लेकिन अभी हारा है। और आज का जो मैच होने वाला है उसमें अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत जाती है तो मुल्तान सुल्तान एक्चुअली विल कम टू दे विल बी आउट ऑफ द क्वालिफायर टेरिटरी। सो उनका जो है वो एलिमिनेटर वाली टेरिटरी में आ जाएंगे। सो दे विल थिंक दे आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देमसेल्फ। अब बात ही चलिए आज के मैच की, तो जरा आज के मैच का अब जिक्र शुरू करते हैं जी। इस मैच का प्रीव्यू लेते हैं। Islamabad United versus Quetta Gladiators. A lot of people might say that Quetta Gladiator mathematically still in the, लेकिन उनके लिए अब मामला बहुत मुश्किल हो चुके हैं और आज का मैच तो अगर वो हार जाते हैं तो फिर it will be all over for them। हम हेड टू हेड की बात करें, मे बी कुछ इंस्पिरेशन इससे वो ले सकते हैं। 16 दफ़ा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। 8 दफ़ा इस्लामाबाद जीता है, 8 दफ़ा कोयटा ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है और जाहिर है आज जो मैच जीतेगी टीम वो बढ़त लेने में कामयाब हो जाएगी। इसमें तो फिर वक्त आ गया है कि क्यों ना सवेरा प्रेडिक्शंस ली जाएं। सो इट्स द प्रेडिक्शन टाइम। लाला आज आपसे शुरू करेंगे। लाहौर जी, लाहौर लाहौर जी,
ओके जी, लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। लाहौर, मिसबाह, योर टीम। लाहौर। चलिए जी, अनदर लाहौर। इरम का तो लाहौर ही होता है, पता है। इरम फॉर अ चेंज लाहौर। इमाम? जी मेरा मुल्तान है। बिल्कुल जी। सो मुल्तान जो है वो अकेले इमाम ने सेलेक्ट की थी। दो के मुझे बड़ी ब्रेव कॉल वो लगी थी, बट वो ब्रेव कॉल क्या थी? इमाम को मुल्तान से धोखा हुआ है। हाँ, ठीक है, फिर धोखा हो गया। कल फिर धोखा हो गया। ओए होए, इमाम ये धोखे पे धोखा हो रहा है। ये हलवा खाने के चक्कर में जाता था मुल्तान। हाँ। और बस वहां से इसको धोखे जो है ना नसीब है। सो एक्सपर्ट जो हमारे पॉइंट्स टेबल है उनके क्या इस वक्त जो है, अभी हम आते हैं इमाम आपकी तरफ, जरा आपको जवाब देने का मौका देंगे, बट ये पॉइंट्स टेबल इस वक्त एक्सपर्ट्स का क्या कहता है? इरम इज कॉट अप विद इमाम। ये नंबर 2 पे इस वक्त टाई हो गया है 24-24 पॉइंट के साथ, और इस वक्त मिसबाह की लीड जो है ऑफ कोर्स वो बढ़ के 4 पॉइंट्स हो गई है। लाहौर कलंदर्स जैसी लीड है, लाहौर कलंदर्स वाली लीड होती जा रही है। मिसबाह इज एट 28 और हमारे पॉइंट्स टेबल के कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं लाला इस वक्त 22 पॉइंट्स उनके। हाँ, मिसबाह के तो होने ज्यादा हैं, पूरा वक्त वही बोलता रहता हमारे प्रोग्राम में। हर चीज जाहिर बात है वो बोलता रहता, तो ये इसमें भी ठीक है ना, फिर लेके जाना चाहिए पॉइंट। चले इमाम, धोखा हो गया, मुल्तान ने कर दिया धोखा आपके साथ। देखिए इश्क और मोहब्बत में धोखे तो मिलते हैं, आपको पता है। क्या बात है, क्या भाई, मतलब। और आज की प्रेडिक्शंस की मैं अगर बात करूं तो मुझे पूछने की जरूरत है क्या? इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। सबसे पहले मैं आपको प्रेडिक्शन बता देती हूँ, इरम ने मुझे मैसेज करके बताया है इस्लामाबाद यूनाइटेड इज हर टीम। और मिसबाह का इस्लामाबाद ही होगा। बिल्कुल मिसबाह, आज कोई बात नहीं, आज आप कहें कोयटा, मैं चूज करता हूं कोयटा। कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं। मैं कह देता हूँ कोयटा जो है ना आज बिल्कुल मैच जो है ना, हाँ, मुझे नहीं लगता जीतेगा। आज देखें कुछ टर्न अराउंड हो गया ना, तो ये सबको अपने अल्फाज वापस करने पड़ेंगे। अभी कोयटा के ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो, एक क्लिप शेयर किया जिसमें छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं इफ्तिखार। वैसे तो लग नहीं रहा है टूर्नामेंट में, लेकिन प्रैक्टिस में बड़े छक्के मार रहे थे, तो यू नेवर नो, मे बी इट्स हिज डे। आई होप वो आसिफ वाले छक्के ना हो जो सिर्फ प्रैक्टिस में ही रहते हैं। हम शुरू से एक बात करते आ रहे हैं, स्पेशली इमाम ये बात करता है कि T20 क्रिकेट है, मैच विनर्स हैं वहाँ पे भी, लेकिन वही चीज़ है मोमेंटम, जब एक दफ़ा आपका और कॉन्फिडेंस लेवल आगे पीछे हो जाता है ना, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। फिर वो चाहे वो जीत भी जाए ना, तो वो अपसेट ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक वो जिस तरह परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो कोई कलेक्टिवली एज ए टीम कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही। और उसको देखते हुए सामने जो टीम है वो कॉन्फिडेंट है, इस्लामाबाद वो बहुत अच्छी, वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं हर मैच के साथ, तो मेरे ख्याल में तो ये सारे ही एक ही तरफ होंगे, इस्लामाबाद की तरफ ही। इमाम से चेक कर लेते हैं। इमाम? जी मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगा आज। ठीक है, मैं इमाम की सुनूंगा। हाँ। मैं इस्लामाबाद जी, इस्लामाबाद। मैं तो मशवरा कोयटा को ये है, क्या कल भी सुननी थी ना, फिर मैंने कहा कल भी मेरी सुननी थी ना। नहीं, मोहब्बत का सिलसिला वहां था, यहाँ थोड़ी था। एक दफा कोई शहर किसी वजह से बेवफाई कर जाए ना, मैं दोबारा उस शहर में नहीं जाता। ठीक है ना, तो इसके साथ बेवफाई हुई है वहां पे। अब वहां पे तुमने मजार पे जाना है सीधा, ठीक है ना, मन्नतें मांगो तुम। अच्छा, कोयटा को तो मैं आज मशवरा ये दूंगा कि वो T10 खेले जी, T10 की तरफ। अब वो नथिंग टू लूज वाली बात है, चाहे खेले T10, दाड़ करे, बिल्कुल ही चेंज कर दें। ठीक है ना? सारे एक्सपर्ट्स ने जो है वो ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो चूज की है, एंड आई होप डीप डाउन समवेयर के कोयटा ग्लैडिएटर्स आज जीत के हमारे सारे एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन जो गलत कर दे। लेट्स सी कैसा होता है कि नहीं होता, बट अब हम मेरे ख्याल से आई थिंक अब हम मैच के हवाले से भी बात करें। लाला ने पहला तो स्ट्रेटजी पॉइंट बता दिया आज कोयटा के हवाले से कि इनको जो है वो T10 खेलना है। वैसे लाला आज सरफराज अपने आप को ड्रॉप कर दे मैच में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोई यार? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई तरीका है, ऐसे थोड़ी है कि आधी मंजिल पे आप छोड़ के चले जाओ। एज अ कैप्टन ना बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। खेले अगले साल के फिर प्लान बनाए, उनका टीम ओनर वो अपने प्लान्स लेके आए सामने, लेकिन ये है कि सरफराज को पूरे मैचेस खेलने और सरफराज ऊपर आए और आज लीड फ्रॉम द फ्रंट करें और मेरे ख्याल से मोमेंटम सेट करें। वो जो वो लाला बात इनके पास सवेरा टीम में कोई कीपर तो है भी नहीं ना, दूसरा कोई यंग प्लेयर हो, अंडर 19 या इमर्जिंग प्लेयर हो जिसे वो चांस देना चाहे, ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा ना। नहीं, कीपर कोई भी नहीं है। नहीं, देयर इज नो कीपर जो कि यंग प्लेयर को चांस दे। खेले। मिसबाह
जो लाला जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना एक कीपर है रॉक उमर अकमल, खिला देंगे उमर अकमल को खिलाया है वो तो खिलाएं। मिसबा क्यों हंस रहे हैं इस बात पे, वैसे उमर अकमल वाली बात पे खिला लें आज मिसबा भाई, लाला कीपर कह रहे हैं है। अब तो बस जो है थ्रो कर दो टेबल पे। क्या समझते हैं? देखिए मुझे लगता है क्वेटा वरीड है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो वो ऊपर ही एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। यासिर खान को भी लेके आए हैं तो वो भी ऊपर खेल रहा है। विल स्मिथ पहले से उनके पास थे। मार्टिन गुप्टिल ने चाहे एक इनिंग खेली है 100 किया, वो ऑलरेडी थे। तो वो जो रिप्लेसमेंट भी लेके आए हैं वो ऐसी लेके आए हैं कि जो आपकी सेटल चीज़ थी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, फिर आपको उसको डिस्टर्ब करना पड़ा। विल स्मिथ ऊपर गया है, यासिर खान ने ओपन किया है और आप गुप्टिल को नंबर 3 पे ले आए हैं। तो मतलब आप वहीं फंसे हुए हैं, वो चीज़ों को रीशफल और उससे क्या हो रहा है, फिर आपका नीचे वाले सबके नंबर नीचे चले गए। आपका जो मेन बैट्समैन हम बार बार बात कर रहे हैं जिस पे आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म में था या हफीज़ अच्छा खेला था पिछले 2 मैचों में, तो वो फिर उनका एक नंबर नीचे हो गया। और जो आपकी प्रॉब्लम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपकी बॉलिंग लाइनअप कहीं ना कहीं, चलें ठीक है पिछले मैच में आपने पकड़ लिया था लाहौर को, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो वही होता है कि आप मैच जहाँ पे शुरू करते हैं एंड पे फिर पता चलता है 200 रन लग गए आपको। वो वहीं पे आपका एक बॉलर शॉर्ट है। आप 5 बेसिकली ऑप्शंस बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं। 6ठी ऑप्शन आपके पास वो हैं जिनको आप बॉलिंग नहीं कराते या बहुत कम चांस होता है इफ्तिखार या हफीज़ का। तो वो अभी तक वही चीज़ हो रही है कि रीशफल हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आप रोल के मुताबिक नहीं देख रहे कि किस बैट्समैन को। मैंने पहले भी कहा था भाई अगर वो जा रहा है जेसन रॉय तो बस ठीक है, मार्टिन गुप्टिल को आप ओपन कराएं विल स्मिथ के साथ। नंबर 3 हफीज़ थोड़ी सी फॉर्म उसकी लगी है, उसको 3 खिलाएं। सैफी 4 खेले और 5 पे आपका इफ्तिखार खेले और 6 पे अगर आपके पास कोई भी बंदा और नहीं है बैट्समैन तो उमर अकमल को एज ए फिनिशर ले आए। लेकिन एटलीस्ट ऊपर के 5 नंबर तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को 2-3 मैच तो इकट्ठे खेलने दें। हर मैच में चेंज हो जाती है, फिर वो उनको समझ नहीं आती कि आप क्या करना है। अब गुप्टिल को पिछले मैच में 3 पे खिलाया, वो उसको कुछ वो बेचारा वो स्ट्रगल ही करता रहा। तो सारी जिंदगी ओपन की है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे मेरे ख्याल में वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इस्लामाबाद पिंडी की पिच उनको सूट करेगी। राइट, लेट्स सी कि वो कैसे खेलते हैं यहाँ पे। इसमें इस वक्त जो एक और भी पॉइंट है सवेरा, अगर हम फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से बात करें तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, 2 फॉरेन प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको तकरीबन हर मैच में चांस दिया जा रहा था लेकिन वो अभी तक अपनी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। बेन कटिंग से तो कराची ने ऐसा लग रहा है कि फिलहाल वक्ती तौर से उनको खुदाफिज कह दिया है। इमाम कोयटा ग्लैडिएटर्स में ओडीन स्मिथ खेल रहे हैं। ओडीन स्मिथ का रिकॉर्ड इस वक्त जो है वो मेरे सामने यहाँ पे इस वक्त आ रहा है। ही हैज प्लेड इन 5 मैचेस। ओडीन स्मिथ ने उन्होंने 46 रन्स बनाए और उन 46 रन्स में भी जो है ये आपके यहाँ पे भी इनका रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त दिखाते हैं कि ये ओडीन स्मिथ के ये जो 5 मैचेस हैं, 5 इनिंग्स उनकी, इनके 46 रन्स में से 25 तो उन्होंने एक ही इनिंग में स्कोर किए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि सिचुएशन क्या चल रही है। 15.33 उनकी जो है वो एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 127.77 है। क्योंकि एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं तो ये 4 विकेटें जो हैं वो भी लेने में बहरहाल कामयाब हुए हैं स्मिथ। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाय द वे जो उन्होंने विकेटें भी ली हैं 9.55 के रन्स पर ओवर के साथ इन्होंने लिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही खिला लिया गया है इनको और ये वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे इनसे उम्मीद की जा रही थी? देखिए दिल भाई, मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शंस हैं। देखिए फंस गए हैं जब आप एक चीज़ जगह पे, देखिए छोटा सा टूर्नामेंट है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको स्मार्ट मूव खेलना पड़ता है। इन पे ये रिलाई कर रहे थे मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनके पास अदर ऑप्शंस है क्योंकि बॉलिंग में इनके पास बाहर ऑप्शंस नज़र नहीं आते। और फिर ये बेसिकली इन्होंने अपना जो टॉप 3 था ना उस पर बहुत रिलाई कर रहे थे। जब आपके पास विल स्मिथ बाहर बैठा हो, रॉय बैठा हो, गुप्टिल, तो यानी कि आपने तो टॉप 3 को बिल्कुल ही वो किया हुआ है कि यार हमने इस पे रिलाई करना है। तो आपने ओडिन स्मिथ को जब आपने खिलाया तो इसके अलावा इनको ऑप्शंस नज़र नहीं आए कि हम कहाँ जाएं।
और उसके बाद जब आपके पास हसनैन और नसीम थे तो इनको नया बॉल के अलावा फिर बॉलर भी था कि यार तीसरा बॉलर हम शायद इन्हें यूज कर सकें, फास्ट बॉलर। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने उमैद आसिफ को लास्ट में खिलाया, उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। लेकिन जब एक टूर्नामेंट को जब शुरू हुआ तो उसके बाद मुझे लगा नहीं कि इनको रिसोर्सेज से समझ नहीं आए। जैसे मिसबा भाई ने कहा ना कि एक टीम को, एक बैटिंग ऑर्डर को ना, मैं बैट्समैन हूँ, मिसबा भाई भी है ना, एक बैट्समैन को ना बहुत एक थोड़े से 2-3 मैच एक पूरी प्रॉपर बैटिंग लाइन से खिलाएं तो सही, कोई 2 मैच एक सेम पैटर्न से जाएं तो सही। मैं तो हर रोज देखता हूं कि कोई नई बैटिंग लाइनअप आ रही होती है, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो वो उसमें ही निकले। तो इसलिए ऑडियन स्मिथ को इन्होंने खिलाते जाए। कल आप देखें उन्होंने लास्ट मैच में नया बॉल किया है, ठीक है, तो उन्होंने फिर कुछ शफल किया है, तो वो किसी ना किसी तरह चाह रहे हैं कि यार हम इस मुश्किल से निकलें। लेकिन बात वही है कि टीम इनकी पेपर पे बहुत स्ट्रांग है जब हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि टूर्नामेंट में जब आपका मोमेंटम एक दफा बिल्कुल चला जाए ना, और तो उसके बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप अपनी चीजों में फंसे रहते हैं। राइट, बिल्कुल, मतलब ओवर शफलिंग तो ये सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। बट लाला, एक चीज और जो हम मतलब कोयटा के लिए अब हम सोचते हैं कि ऐसा कोयटा कर ले या डिफरेंट कर ले, वो डिफरेंट ये कि जिस तरह हम ओवर शफलिंग की तो इनकी मुसलसल बात कर रहे हैं, बट जिस तरह पिछला मैच खेला, बहुत क्लोज आए, बहुत दफ़ा चांस मिला, 2 दफ़ा चांस लूज किए, क्या उस पिछले मैच से अपनी गलतियां छोड़ के उससे पॉजिटिव निकाल के कुछ बेहतर आज वो कॉन्फिडेंस गेज कर सकते हैं? है कोई चांस, कोई ब्रीदर बीच में ऐसा है कि नहीं? लास्ट ईयर भी इनका यही हाल था, हाँ। इस बार भी इनका यही हाल है, ठीक है ना। तो बात यह है कि अब तो ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, बिल्कुल आखिरी के अपने जो मैचेस हैं, हाँ। ये इनको अच्छी तरह खत्म करें, हाँ। प्ले फॉर द प्राइड खत्म करें, हाँ। इसको खत्म करें। जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीएसएल के बाद बैठ के फिर सोचना शुरू करें और तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दे अगले साल के लिए। ये नहीं कि महीने पहले पीएसएल शुरू हो रही है तो आप बैठ गए आज जी बेटर टीम बनाए, ऐसा नहीं होता। जो मिसबा बात करता है ना, हम लोग बात करते हैं होमवर्क वाली, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप प्लेटिनियम डायमंड में से प्लेयर्स लेते हो, आपने बड़े नाम जमा नहीं करने होते, आपने उनको उस हिसाब से इस्तेमाल भी करना होता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से चूज करना, उससे आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये अभी 2-3 मैचेस बाकी हैं इनके, खेलें, एंजॉय करें, जीतें, जीत के लिए खेलें, और जीतते जीतते जो बड़ी गलतियां कर रहे हैं वो ना करें गलतियां। राइट मिसबा, एक चीज़ पे मैं आपका ज़रा इनपुट लेना चाहूँगा, और वो ये है कि इनके बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस की बात की टॉप 3 पे इमाम ने, बॉलिंग पे भी शायद इनका ओवर रिलायंस था ऑन दैट डुओ ऑफ हसनैन एंड नसीम शाह। हसनैन ने अभी जो पीएसएल खेली है उसमें उन्होंने 8 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं। ही इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लैडिएटर्स बॉलर। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि इन्होंने हसनैन को रेस्ट दे दिया, रोटेट कर दिया, ड्रॉप किया, हम जो भी कहना चाहें, और नसीम शाह को उन्होंने खिलाया। नसीम शाह पूरे टूर्नामेंट में अब तक 4 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, और नसीम का बल्कि इस वक्त परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। आई थिंक 6 मैचेस में 4 विकेटें, जी हाँ, बेस्ट ऑफ 1 for 19, एवरेज ऑफ 40.5। आई थिंक परहैप्स द ओनली सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर यह है कि उन्होंने इकोनॉमी जो दिया है वो 7.5 से कम यानी 7.36 पे दिया है। मिसबा, आपका मैं इनपुट चाहूँगा। नसीम बड़े प्रॉमिसिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या शुड वी, बिकॉज ये अटैकिंग एक ऑप्शन है इनके लिए, यू थिंक ही शुड हैव डन बेटर जहाँ तक विकेटों का ताल्लुक है, या हम इस पे जो है वो इक्तफा कर लें कि जी नहीं ये तो 7.5 रन से कम दे रहा है, सो मैं इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में क्लियर कट उस तरीके से उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। पाकिस्तान टीम में भी जब वो आया है वाइट बॉल क्रिकेट में, तो शाहीन के साथ हमें नज़र आया कि यार दूसरा बॉलर भी एक ऐसा आया नए बॉल से जो आते ही ब्रेक थ्रू देता है, यानी अटैकिंग ऑप्शन है, बैट्समैन के डिफेंस को बीट करते हुए आउट करता है। वो उससे नहीं हो रहा है। एक होता है कि मारते हुए बैट्समैन आउट हो रहा है, एक होता है कि ऐसा बॉलर जैसे शाहीन करता है कि बैट्समैन मारना भी नहीं चाह रहा, बचना भी चाह रहा, तो फिर भी उसको आउट कर रहा है, उस अटैकिंग लेंथ पे बॉल करके, उसके डिफेंस को बीट करके। तो वो चीज़ नहीं कर सका। कुछ आप देखें तो बहुत ज़्यादा आगे गेंद अगर आगे कर रहा है तो बहुत ही फुल हो जाता है बॉल, और पीछे है तो बहुत ही शॉर्ट हो रहा है। उस जगह को वो जो एक नए बॉल की एक टीजिंग लेंथ होती है या लाइन होती है जहाँ से आप बैट्समैन को आउट करते हैं, वो नहीं कर पाया। उससे बेहतर हसनैन कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद को निगल हो, हसनैन पिछला मैच नहीं खेला, अदरवाइज़ हसनैन तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। जिस मैच में भी इनको थोड़ा सा बेहतर किया क्वार्टर है तो हसनैन की बॉलिंग की वजह से किया। और मुझे लगता ये है कि कई दफ़ा ऐसी परफॉर्मेंसेस
आपकी वो पूरे एज अ बॉलिंग ग्रुप जो आपका पूरा होता है ना, बॉलिंग यूनिट, उसकी वजह से भी होती हैं। क्योंकि पता है दूसरी टीमों को कि नसीम हसनैन और 3 बॉलर और कौन है, 3 बॉलर और कुछ भी नहीं। आपने इधर से नसीम ने ओवर किया, दूसरा ओवर आपका ओडियन स्मिथ करने आ रहा है, वो नया बॉल है, वो बेचारा डाउन द लेग 3 बॉल कर रहा है, वाइड बॉलिंग कर रहा है, वो खुद बच रहा है, वाइड लेग ऊपर है और डाउन द लेग उसकी बॉलिंग हो रही है। उससे उस दिन लास्ट मैन खेल रहा था उसके सामने लाहौर के, उसने 3 वाइड बॉल कर दिए। तो मतलब है कि जब आपका सेकंड बॉलर ऐसा आ रहा है तो एकदम आपका जो मेन बॉलर है उसका भी इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपकी एज ए होल जो बॉलिंग लाइनअप है, नसीम, हसनैन, इमाद, इमाद मैं कह रहा हूँ, उमैद ये या कैस, आपके एटलीस्ट 4 बॉलर तो हों जो मेन फ्रंट लाइन बॉलर हों, फिर 5वां अगर आपका नवाज कर रहा है या ओडियन स्मिथ कर रहा है और 1-2 ओवर हफीज़ या वो कर रहा है इफ्तिखार, तो फिर तो गुजारा चल सकता है आपका, आप कहीं ना कहीं उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 बॉलरों के साथ T20 में आप खेलेंगे, 3 बॉलर शॉर्ट हैं आप, और इस तरह की पिचों पे 180-190 लगने ही लगना है, और वो आप नहीं कर सकते। मिसबा नवाज को आप जो है ना वो एज अ कहना चाहिए ना कि वो जो 6 बॉलर के तौर से आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, 5th या 6th बॉलर, तो आपको लग रहा है कि ये नवाज वो सपोज टू बी उनके मेन बॉलिंग कोर का हिस्सा होना चाहिए था? इज इट बिकॉज कि उनकी परफॉर्मेंस इस साल इतनी ऑर्डिनरी रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 मैच जो पिछला वो खेले हैं, आपको लगता है कि अब वो उनके मेन बॉलर्स में काउंट आप फिलहाल नहीं कर सकते उनको इस वक्त, नवाज को? देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नवाज अच्छा बॉलर नहीं है, नवाज इज अ वेरी गुड बॉलर, पाकिस्तान के लिए उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन इमाद को भी देखें, बाकी भी फिंगर स्पिनर आप देखें ना कौन कितना सक्सेसफुल है। अकील हुसैन, यहाँ की पिचेस डिफरेंट है, यहाँ गेंद स्लाइड करता है, फिंगर स्पिनर को लाइन कर देते हैं बैट्समैन और मारते हैं वो, यहाँ वो चीज़ नहीं है कि ग्रिप होगा गेंद को सीधा रह जाएगा, यहाँ तो आप फिंगर स्पिनर ढूंढ रहे होते हैं बैट्समैन। जो कुछ सक्सेसफुल हैं अभी तो वो रिस्ट स्पिनर हैं, वो भी इवन बच रहे हैं। यहाँ पे हल्की हल्की घास है, शाम का टाइम है, बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा है, दूर वाला भी आउटस्टैंडिंग जो बॉलर हैं राशिद खान वही यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, या दूसरे शमसी ने बॉलिंग की है एक मैच में, अगले मैच में थोड़ी सी बेहतर पिच आई, बेहतर खेलने वाला है आज़म, तो उसने उसको भी फड़का दिया। तो मसला ये है कि यहाँ कंडीशंस को देखते हुए आप देखें ना, आप यूएई में बैठे हैं कि हाँ नवाज कर देगा 4 ओवर, भाई यहाँ कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो आप देख लो ना उन कंडीशंस को, और उसको बीच में एज ए राउंडर यूज़ करना है तो 1-1, 2-2 ओवर कहीं निकालना है तो निकाल, आप उसको सर्कल में ले आते हैं प्रेशर सिचुएशन में, तो वो फिर ऐसे ही वो टीम अंडर प्रेशर होती है, वो भी अंडर प्रेशर होता है। तो ये चीज़ जो है ना, 2-3 बॉलर ऐसे हैं कि जिनको आपने बचा के बॉलिंग करानी है, वो पाकिस्तान की कंडीशंस में 200 वाले मैच हैं, आप नहीं करा सकते। बिल्कुल, और मतलब अपनी अब स्ट्रैटेजी को अब नाउ इज द टाइम, बिकॉज पहले कर लेना चाहिए था, मगर अब अगले पीएसएल की अगर सोच रखेंगे तो आपको निकलना पड़ेगा यूएई से, अपनी स्ट्रैटेजीज को तब्दील करना पड़ेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स डिड नॉट शिफ्ट देयर स्ट्रैटेजीज। मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जी मिसबा, मैं छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। आप अगर पीएसएल में देखें, सक्सेस रेट देखें, आप टॉप 5 बैटर्स देख लें तो उनके जो रन्स हैं या उनका स्ट्राइक रेट देख लें, अगर पूरी पीएसएल में आप देखेंगे ना 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से या 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से जो बैट्समैन खेल रहे हैं वही टॉप रन्स गेटर हैं। जिसका स्ट्राइक रेट 130 से कम है ना, या नॉर्मली उनका कैरियर का भी, तो वो फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे हुए हैं कि यहाँ मैच ही 200 प्लस वाले हो रहे हैं। 200 का मतलब है कि 150 का स्ट्राइक रेट, तो उससे जो जिसकी लिमिटेशंस है उस पर नहीं खेल पा रहा तो वो फंसा हुआ है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। जाते ही ना, जाते ही आपने 150 पे रन्स करने हैं, और टॉप 5 रन्स गेटर इसीलिए आपके वही जो इस स्पेस पे खेल सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा बैट्समैनों को, भाई यहाँ गेम डिफरेंट है, ये पीएसएल वो दुबई वाली नहीं है, यहाँ टोटली डिफरेंट कहानी है। बिल्कुल, यहाँ फ्रॉम द वर्ड गो जो है वो आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, चिप इन करना पड़ेगा। बट इमाम, अब मैं अगर इस्लामाबाद की तरफ आती हूँ, पिछली दफ़ा हमने बड़ी डिस्कशन की थी इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे खेलेंगे, कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाएंगे। यस, कराची किंग्स के अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, बट डू यू थिंक
कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसी 11 को, इसी 11 के साथ जाना चाहिए, या फिर कुछ ट्वीकिंग की ज़रूरत है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। मैनेजमेंट में मैं होता तो मैं ऑब्वियसली सेम मैं उसके साथ जा सकता था, और क्योंकि वो उस पर रिलाई करते हैं, और मैं बिल्कुल इसी फॉर्मेशन है, मुझे अच्छी लगी इनकी फॉर्मेशन, और क्योंकि बैलेंस हो रही है इनकी टीम, और जिस तरह का इनका पावरफुल टॉप ऑर्डर से लेके टॉप ऑर्डर तो नहीं कहूँगा, अब तो पूरा ही माशाल्लाह जो इनका मिडिल ऑर्डर है वो भी बहुत फॉर्म में आ गया है। मुझे खुशी हुई फ़हीम के लिए कि फ़हीम ने भी रन्स किए कुछ, जो है मैं चाह रहा था कि वो चिप इन करे, और उसने अच्छी किया। वो एक अच्छी उनकी हो गई थिंकिंग के उसको ऊपर भेजा, तो मेरे ख्याल से तो ये सेम के साथ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रोमान रईस को खिलाया है, शायद हो सकता है कि रोमान रईस की जगह कुछ अगर ये चेंज करें, जो मुझे एक लगता है, वरना मुझे ऐसा लगता है ये सेम टीम के साथ जाएंगे। एक आधा चेंज ही है, इमाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक आधा चेंज ही बनता है, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, ज़िशान, फारूकी और रुमान रईस, बस इसी ये एक ही कोई करेंगे, बाकी मेरे नहीं खलकी किसी को छेड़ेंगे। कोई तब्दीली आपको नहीं? मिसबा, आपको कोई तब्दीली? लेकिन लाला आपको ये नहीं लगता कि इस्लामाबाद, मुझे लगता है इस्लामाबाद अभी भी 10 से खेल रहा है। इस्लामाबाद अभी भी अपना जो इमर्जिंग प्लेयर है वो बिल्कुल उसको कोई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, और मुबस्सिर जैसा इमर्जिंग प्लेयर हो तो करना चाहिए। मिसबा कराए ना, कराए जिस तरह शाहीन चांस दे रहा है अपने प्लेयरों को, इस तरह शादाब भी तगड़ा कप्तान है, दलेर है वो बच्चा, तो उसको भी चाहिए कि चांस दे, करके देखे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बिल्कुल, या तो ये है कि अगर आपका वो यूटिलाइज नहीं होता ऑफ स्पिनर, तो फिर अगर ज़िशान फिट है तो आप उसको खिलाएं ना। अगर पिंडी इस्लामाबाद में आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल, तो एटलीस्ट वो 2 ओवर भी तगड़े अगर करेगा तो आपको फ़ायदा तो होगा ना। यहाँ पे तो आप 1 ओवर मुश्किल से, उसने 2 ओवर किए हैं अभी तक, मेरे ख्याल में 3 मैच जो वो खेला है मुबस्सिर। बिल्कुल मिसबा, ये क्योंकि क्या हो गया कि मिसबा भाई ने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पे मुबश्शिर का खेलना, यूटिलाइज होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इस्लामाबाद पिंडी में खेल रहे हैं, और शेडी की अभी तक वो वाली बॉलिंग फॉर्म वैसे आ नहीं सकी, तो वो जब भी आता है वो 1 ओवर लेफ्टी के हिसाब से आ जाता है, और उसके बाद वो साइड पे होता है। और जो इनकी बैटिंग लाइनअप है उसमें मुबश्शिर का आना मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि जितनी पावरफुल इनकी बैटिंग है, इनमें को तो बेचारे का नंबर इनका, तो इससे बेहतर है कि ये ज़िशान को कह रहे हैं कि वो प्रॉपर फास्ट बॉलर है। अगर आपने रोमान रईस से नया बॉल नहीं करना तो आप ज़िशान से एक ही मैच के बाद उसने आपको, अब उसको इंजरी थी, निगल थी, या उनका प्लान चेंज था, तो आप उससे 2 ओवर करा के देख सकते हैं नए बॉल से, तो शायद आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन है, क्योंकि उस बच्चे के पास पेस है। बिल्कुल, आप इमर्जिंग प्लेयर खिलाते इसी वजह से कि उसको वो एक्सपोजर मिल सके, और अगर मुबस्सिर, बिल्कुल सही बात है, अगर आप मुबस्सिर को नहीं यूटिलाइज कर रहे सो व्हाई नॉट ज़ीशान समीर? यानी मैं अभी रोमान के भी मैं नंबर्स देख रहा था, पिछला मैच जो रोमान ने खेला वो उनका एक ऑफ डे था, बिकॉज वो तकरीबन 8.9 इवन दो 8.8 की जो है वो रन्स पर ओवर से वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में ही गेव 13 रन्स पर ओवर, उनका ऑफ डे था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वी नो के आर यूज्ड टू विद चेंजिंग देयर स्क्वाड, हर मैच में कोई ना कोई वो चेंज यहाँ पर लेकर आते हैं, बट बहरहाल जीतने हारने की वजह से नहीं, स्टैट्स की वजह यार, पिचेस से मैं खुश नहीं हूँ भाई। अच्छा, पिचेस नहीं यार, पिंडी की जिस तरह की पिचे होती थी नजर नहीं आ रही, ना मुझे पाकिस्तान के टेस्ट मैच में नजर आई, ना मुझे T20 में नजर आई। मेरे ख्याल में वो सेंटर ऐसे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स एंजॉय करते थे, जैसे अभी लाहौर के अंदर हुआ 1-2 मैचेस के अंदर कितनी तगड़ी पिचेस थी, फास्ट बॉलर ने भी एंजॉय किया और रन्स भी बने। बिल्कुल, बस पिचेस जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। आपको भी लगता है, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपसे हमने सुना है कि रावलपिंडी में फिर भी अगर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, पेस बॉलर है, थोड़ी सी सीम लेता है, तो उसको वहां पे हेल्प अभी भी मिल सकती है, या वाकई जैसे लाला कह रहे हैं बहुत ज्यादा ही रन्स बन रहे हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, सॉरी? देखिए, पिंडी में हेल्प मिलती है, स्पेशली जो फर्स्ट 10 ओवर्स हैं, पहले 6 ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस समहाउ कुछ ना कुछ हार्ड रहता है बॉल। पहले 10 ओवर बहुत क्रूशियल है वहाँ पे, और उसमें अगर अच्छी लेंथ पे बॉल करने वाला और शॉर्ट बॉल भी अच्छा करने वाला बॉलर होगा, पेस वाला, तो वो रन्स नहीं रुकते, उसमें भी रन्स होते हैं लेकिन उनकी विकेट लेने की चांसेस है, क्योंकि आप एक बॉल कनेक्ट करते हैं, दूसरा बॉल कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है, उस तरीके से नहीं है पेस बाउंस की वजह से। और लाला की बात ठीक है कि वैसा नहीं है जैसे ट्रेडिशनल होता है पिंडी के, फ्लाई करता है बॉल, इवन जब हम जिम्बाब्वे से भी खेले हैं उतना तेज़ अभी नहीं है, उससे थोड़ा स्लो है, बट स्टिल बाकी जगहों से डिफरेंट है। आप देख लें, जिन प्लेयरों को आदत नहीं है वहाँ खेलने की, जो ज़ोर से हिट मारते हैं, वो जब से पंजाब में आई है
नॉर्मली लाहौर में भी थोड़ी सी हल्की घास छोड़ रहे हैं पिचेस पे। वो बैट्समैन जब से यहाँ आए हैं या पिंडी में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओनली दोज बैट्समैन आर स्कोरिंग रन्स जो टाइम करते हैं बॉल को, बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। अब हेल्स को देख लें, पिछले मैच में उसने पहले 6 ओवर्स में आमिर को और उनकी जो फास्ट बॉलिंग उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ऊपर से 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि पिंडी में वहाँ पे विकेट गिर सकती है, उसने 10 ओवर कर दिया और पीछे आके वो आउट हुआ है। तो शम्सी के फैक्टर को थोड़ा सा आगे आजम ने टैकल किया तो मैच खत्म हो गया वहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए कि भाई 6 ओवर तगड़े ऊपर से या 7 बैटिंग में भी कैसे खेलना है और बॉलिंग में भी उसका इम्पैक्ट कैसे डालना है। बिल्कुल वो इम्पैक्ट डालना बहुत जरूरी है कि किस तरह वो 6 ओवर में इम्पैक्ट। बिल्कुल जी। और आज अगर आप नोट कर रहे होंगे तो लाला थोड़े से आज जो है ना थोड़े संजीदा लग रहे हैं, बिकॉज आज इरम जो है वो ऑफ कोर्स मौजूद नहीं है, तो इस वजह से लाला की जो है ना वो उनके जो जोक्स हैं वो आज कुछ लिमिटेड लग रहे हैं। और उसकी वजह खैर बहरहाल आप जानते होंगे, हमने कल भी जिक्र किया था, इरम इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। वो 2 टीमें जो कि एग्जीबिशन मैचेस 3 होने वाले हैं इन रावलपिंडी, उसमें एक टीम का वो हिस्सा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि आपका वो टिकट जो कि उस दिन शाम के PSL मैचेस के लिए है, द सेम टिकट वुड अप्लाई फॉर द विमेन एग्जीबिशन मैच एज वेल। सो आप वही टिकट लेकर, फॉर आवर व्यूअर्स उनकी आसानी के लिए हम बताते चलें, आप वही टिकट लेकर जो है वो दोपहर से जाके बैठ सकते हैं और इस एग्जीबिशन मैच का भी मजा ले सकते हैं। सवेरा इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर वुमेन क्रिकेट राइट नाउ। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें साउथ अफ्रीका में अनप्रेसिडेंटेड क्राउड, न्यूलैंड्स में जो फाइनल हुआ, अमेजिंग सोल्ड आउट क्राउड देयर। विमेन प्रीमियर लीग इंडिया में आगाज हो चुकी है एंड देन दीज एग्जीबिशन मैचेस इन पाकिस्तान। बिल्कुल। और मतलब जिस तरह आपको पहले ICC दिख रहा था स्टेप फॉरवर्ड करते हुए, एंड नाउ द मेंबर कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड चिपिंग इन। हम अगर टीम्स का बता सकें कि क्या क्या स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ है। सो जो अमेज़न की टीम है, अमेज़न्स जो हैं वहाँ जो कैप्टन है वो बिस्मा मारूफ, जो कि पाकिस्तान की एक्स कैप्टन हैं, अभी रिसेंटली वो स्टेप डाउन की हैं एज कैप्टन। और उस टीम में आलिया रियाज हैं, अनम अमीन हैं, अरीशा नूर, एमन फातिमा, फातिमा खान, फातिमा सना, गुलाम फातिमा, गुल फिरोज़ा, कायनात इम्तियाज़, लॉरा डेलिनी, लॉरेन विनफील्ड, फिर उसके बाद हैं माया बाउचर, नशरा संधू, सदफ शम्स, टैमी बाउटन और फ्लिंटॉफ हैं, टेस्ट फ्लिंटॉफ भी हैं और उम्मे हानी। सो ये स्क्वाड है अमेज़न्स का। दूसरी जो टीम एक्शन में हमें देखेगी दैट्स दी वॉरियर्स। और अगर मैं सुपर वॉरियर्स की बात करूं तो निदा डार इज कैप्टनिंग दैट साइड, और उसमें एमन अनवर, चमारी अटापटू, डैनी वाइट हैं, इरम जावेद हैं, हमारी अपनी इरम हैं वहाँ, जहां आरा आलम हैं, लॉरा वुलबर्थ हैं, लिया टहुई हैं, फिर सईदा मासूमा हैं, मुनीबा अली, नटालिया परवेज़, उमैमा सुहेल, सादिया इकबाल, शावाल, जुल्फ़िकार, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज, सैयदा अरूब और तूबा हसन। सो ये जो है वो लाइनअप है। मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम हमेशा बात करते हैं, जो विनिंग साइड्स, विनिंग कैप्टन्स या विनिंग टीम्स होती हैं, हम हमेशा कोचिंग की बात सोचते हैं। मिसबा मैं आपकी तरफ आऊँगी, हमारी वुमेन क्रिकेटर्स कोचिंग की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं यूजुअली हमें कमेंट्री में जाती हुई दिख रही हैं, उरूज, सना, मरीना, कोचिंग की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। और वो जो एक गैप है कोचेस का, या तो हम फॉरेन कोच लाने की करते हैं, और जो हमारे जो लोकल लेजेंड्स हैं बेसिकली वो पाकिस्तान वुमेन टीम को कोच नहीं करते हैं। मिसबा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए, वुड यू कोच पाकिस्तान वुमेन टीम? देखिए, बात ये नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप क्या समझते हैं जहाँ पे आपने काम करना है उस क्रिकेट को, आपको क्या आइडिया है, आपने देखी है वो क्रिकेट, उसके साथ इन्वॉल्व हैं उस क्रिकेट में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वरना आप वो चेंज ले के नहीं आ सकते। और जो वेमेन क्रिकेट भी है, मुझे लगता है कि एज ए कोचिंग स्टाफ जो अभी टीम पाकिस्तान की गई है, उन्होंने कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली, बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। और वो बड़े अरसे से ये सारे कोचेस जो हैं, सलीम जाफ़र, वो ये जानते हैं लड़कियों को, इनकी साइकी को जानते हैं, कैसे ये खेलती हैं, ओवरऑल दुनिया की बाकी जो टीमें हैं उनको जानते हैं।
मसला फिर वही है कि बड़े मैच में वो प्रेशर, वो मेंटल जो बैरियर है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट, विमेन क्रिकेट, वो जो आप जो है ना वो विनिंग उसकी तरफ नहीं जाते कि वेस्ट इंडीज़ वाला मैच में हमें 117 चेज नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर वो फिर वही चीज़ आ जाती है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है कि मैं उतना ज़्यादा ना मैंने देखी है, ना मैं कोई विमेन क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व नहीं, मुझे उसकी जितनी देर में मैंने पाकिस्तान विमेन टीम के साथ आना है, समझने में लगना है, उतनी देर में तो दुनिया की बाकी टीमें कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी बंदे के लिए, कोच के लिए, कि वो उसको एटलीस्ट समझता हो उस क्रिकेट को, तभी आप आके उसमें बेहतरी लाने। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान की अपनी जो फॉर्मर विमेन क्रिकेटर्स हैं उनको बिल्कुल आना चाहिए इस चीज़ में, उनको आना चाहिए, ज़रूरत भी है और वो इसको आगे लेके जा सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने इंडिया की अंडर 19 वुमेन टीम को जीतते हुए देखा वर्ल्ड कप, और उनकी जो कोच है नौशीन अल कदीर, वो इंडिया की फॉर्मर प्लेयर हैं। सो मे बी आप उस पूरी ग्राइंड से, उस पूरी चर्निंग से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि इन लड़कियों को कैसे एड्रेस करना है। हाँ, यहाँ तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हमारी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो अच्छे, उनके दे गेटिंग गुड कमेंट्री स्टंट्स वैसे बाय द वे, सो गुड ऑन देम, और बड़ी अच्छी, आई मीन उरूज इज टर्निंग आउट टू बी अ वंडरफुल कमेंटेटर। सॉरी, ये बताएं कि ये कितने इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान वुमेन टीम के हुए और कितने हम जीते, कोई आइडिया है आपको? ये हम चेक करवा लेते हैं, ये रेशो हमें निकालना पड़ेगा, बट ये कि अगर मैं टीम वाइज रेशो बताऊं तो हम श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत जीते हैं, क्योंकि हमने श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत खेला है। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, बट जैसे ही हम इस जोन को क्रॉस करते हैं और हम वेस्ट इंडीज के साथ इक्वालिटी में कहीं ना कहीं होंगे कि उनके घर जाके हम हारे होंगे, वो हमारे घर आई तो हमने उनको हराया, बट अदर देन दैट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड व्हाइट फर्न्स या इंडिया, जब हमारा इनसे मुकाबला होता है हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। हम नहीं अभी तक मैच अप कर पाए उनके लेवल को, जबकि फॉरेन कोचेस भी आए, मार्क कोल्स वापस आ गए हैं, इससे पहले डेविड हेम थे। 8 से मैंने जो सुना है 8 से 9 कोचेस चेंज हो चुके हैं, बहुत तेजी से कोचेस, और वो उनके जो प्रॉब्लम जो सुनने को मिलते हैं वो बिल्कुल बंदा हैरान हो जाता है कि यार वुमेन टीम के अंदर ये सारा कुछ है, नहीं है, तो बड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है कभी कभार के यार। बिल्कुल, बहुत देखें, ये इनका सबसे बड़ा जो एक वो है ना लाला, देखें हमारी भी, मैं कहती हूँ कहीं कोताही है कि हम उस तरह वुमेन क्रिकेट को कवर नहीं करते जिस तरह मेंस क्रिकेट को कवर किया जाता है। मतलब कोई एक मेन क्रिकेटर छींक भी देता है तो वो एक खबर होती है कि भाई फलाने को कुछ हो गया, या फलाना ने छींक दिया, या वो ड्रॉप इसलिए हुआ कि उसको कोई निगल आ गई है। वुमेन क्रिकेट पे एज मीडिया हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम फोकस नहीं करते, और उसका एडवांटेज ऑब्वियसली वुमेन क्रिकेटर्स और वुमेन विंग उठाता है कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो लॉबीइज्म की हम बात करते हैं वो होती है, उसको हाईलाइट नहीं मिलता, उस तरह हाईलाइट नहीं किया जाता, वरना अभी भी बहुत सारे मसले हैं। कैप्टन फेवरेट ज्यादा खेलते हैं, जो दोस्ती यारी बड़ा कोई पाकिस्तान के लिए मेंस टीम के लिए बोला जाता है, वुमेन टीम में भी चलती है ये चीज। ये ओडीआई का नंबर मेरे पास मौजूद है, 194 ओडीआईज खेले हैं पाकिस्तान ने विमेन ने अब तक, 194 जी हाँ, 97 57 जीते हैं और 133 में शिकस्त हुई है। सो अभी काफी हद तक, बट आई एम प्रीटी श्योर इसमें इम्प्रूवमेंट आई होगी पिछले चंद सालों में, बिकॉज डेफिनेटली हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है। सो जस्ट अ रिमाइंडर, 8th, 10th और 11th, 8, 10 और 11 को पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में ये मैचेस होंगे। एंड आपको ये रिमाइंड कराते चलें कि ये टिकट आपका जो है, एक बार फिर से बता चलूं, वो एप्लीकेबल होगा उसी दिन मैच डे वाला जो टिकट होगा। हमारे पास आई थिंक शायद T20 वाला नंबर जो है वो भी आ गया है, जो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। 148 खेले हैं जी, 59 जीते हैं और 82 में जो है वो हमें शिकस्त हुई है, तो वी आर बेटर, स्लाइटली बेटर यहाँ पे हमारा शॉर्टर फॉर्मेट में जो है वो बेहतर है। बट फिर वो पॉइंट एक इसमें थोड़ी सी मैं बात ज़रूर करूँगा कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, बात यह है कि थोड़ा सा हम इम्पेशेंट भी हैं, क्योंकि कोचिंग जो है ना, अगर मैं अपना कैरियर या अपनी बैटिंग या अपना प्रीवियस सारा देखूं, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आपको इतनी सी स्लाइड सी चेंज करने के लिए ना पता नहीं कितना लंबा प्रोसेस होता है। कई दफ़ा 2-2, 3-3 महीने आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है स्लाइट एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी को आपने ऑटोमेशन पे लेके जाना होता है।
इसी तरह जब आप एज ए टीम भी काम करते हैं ना, तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं बांग्लादेश की, श्रीलंका की, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और उनको फोर्स बनने में कितना टाइम लगा। वो पेशेंस के साथ वो जो टाइम है ना, किसी भी एक कोचिंग जो भी आपकी टीम है उसको काम करने देना, फिर ग्रास रूट लेवल पे या नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप करना, वो पेशेंस नहीं है। हम एक टूर्नामेंट के बाद क्या होता है, कोचिंग स्टाफ चेंज, रिजल्ट्स पे जाते हैं, ये मैच नहीं जीते। भाई वो मैच जीतने का जो अमल है ना, या सीरीज़ जीतने का अमल है, वो उस पर टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपने परफॉर्मेंसेस में इम्प्रूवमेंट देखनी है कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे मुझे तो एक वाज़े इम्प्रूवमेंट नज़र आई है अभी वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान 150 प्लस कर रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आपके पास ये एक सबसे बड़ी बात है। यस जी, जैसे एक प्लेयर आपके पास आई हैं और बाकियों ने भी अपनी गेम चेंज किया। हम पावर गेम में लैग करते हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता वैसे प्लेयर ढूंढने और वो चीज़ ले आयशा नसीम जैसे। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में नज़र आई है मुझे पाकिस्तान टीम अभी इस वर्ल्ड कप में। इसको कंटिन्यू करना है। अब अगर फिर हम क्या करेंगे, लो जी हम हार गए, वेस्ट इंडीज से हार गए, इम्प्रूवमेंट नज़र आने के बावजूद और चेंजेस करेंगे, हो सकता है फिर हम बैक टू जीरो हो जाए। इमाम बार-बार बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल, बट इमाम बार-बार एक डिबेट होती है जब भी आप इन वुमेन क्रिकेटर से बात करते हैं, तो वो कहती हैं कि हमें उस तरह सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी नहीं मिलती है। पिछले टेन्योर में जब जिस वक्त एहसान मानी थे, उस टेन्योर में जो है बड़ी चीज़ें चेंज हुई। सोचे तब जाके ये डिसाइड हुआ कि वुमेन क्रिकेटर्स बिजनेस क्लास ट्रैवल करेंगी, उससे पहले तक वो इकोनॉमी ट्रैवल करती थी। सो ये तब्दीलियां आई, अब मेरे ख्याल से वो वापस इकोनॉमी की तरफ आ गया है, बिजनेस क्लास फिर से हट गई है। सो उनका ये हमेशा क्लेम होता है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह सपोर्ट नहीं करती जिस तरह मेंस क्रिकेटर को करती है। हम अपने काउंटर पार्ट पड़ोस में देखते हैं तो सेम सैलरीज हैं, यानी अगर विराट कोहली को उस कैटेगरी में वो सैलरी मिल रही है तो मंदाना को भी उस कैटेगरी में वही सैलरी मिल रही है। आपको लगता है ये फॉलो कर सकते हैं प्लान या नहीं? वो है कि जितना आप रिटर्न देंगे उतना ही आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए सवेरा, मेरा मानना यह है कि अभी लाला ने भी बात की और मिसबा भाई ने भी काफ़ी डिटेल से बात की कि देखें, पहली बात तो डिबेट ये है कि आप अपनी वुमेन क्रिकेट को कहाँ देखना चाहते हैं। पहले तो आपको अपनी वुमेन क्रिकेट को सीरियस लेना है। ये तो बात की बात है कि आप वर्ल्ड कप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, या आपने इंडिया से खेलना है। देखें, जब तक आप इंडिया से खेलेंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया के टूर्स होंगे नहीं, साउथ अफ्रीका जाके हमारी लड़कियां खेलेंगी नहीं। अभी उस दिन इरम ही खुद कह रही थी कि हमारा डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट होता है, तो आप अगर डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके वर्ल्ड कप में जाके किस तरह हराएंगी? तो आपने तो पहले खुद एक ये स्टेप लेना है कि आपने अपनी वुमेन क्रिकेट को कितना सीरियस लेना है। तो ये जो आपने बात की सना मीर की, अरूज मुमताज़ की, ये कमेंट्री इसलिए कर रही हैं टू बी ऑनेस्ट कि उनको पता है कि वुमेन क्रिकेट में स्कोप नहीं है, कि यहाँ पे हमें सीरियस नहीं लिया जाता। और बात कि हम सब के जो है ना उनको इतनी पे मिलती होगी एज अ कोचिंग में, तो इसलिए उनको जहाँ पे स्कोप इंसान को दिखेगा, आजकल मॉडर्न में हर बंदा वहीं अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ये है कि हमारे बॉयज जो है वो T20 में ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है और वहां पे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो पहले तो हमें ये करना है चेंज कि हमें अपनी वुमेन क्रिकेट को सीरियस लेना है, और अगर जितनी इक्वालिटीज अगर आपने वुमेन को देनी है तो बॉयज को और वुमेन को फिर इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, चलें। उसके लिए पूरे आपको कोचिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जो इनको प्रॉपर इन पे एक नजर रखे कि इनकी डोमेस्टिक में हो क्या रहा है और इनकी क्रिकेट में क्या हो रहा है, और फिर रेगुलर टूर्स होने चाहिए। फिर जाके आप साल के बाद देखेंगे तो चीज शक्ल नजर आएगी। या मिसबा भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हर चीज टाइम मांगती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी देंगे तो कल सुबह देंगे तो चेंज हो जाएगा। तो एक चीज एक प्रोसेस के साथ होती है, फिर सारी चीजें होती हैं। Thank you so much, Imam. Thank you so much, Misbah, and thank you, Lala. And there is a much needed discussion on the women cricket. Remember, exhibition matches जब होंगे तो इस पे भी हम स्पेशल फोकस अपना जरूर रखेंगे। लेकिन जस्ट अ रिमाइंडर, पाकिस्तान सुपर लीग 8 में आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के क्वालिफायर पोजीशन पे आ जाएगा नंबर 2 पे, एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स वेल अपनी मैथमेटिकल जो चांसेस हैं उनको जिंदा रखने के लिए जो है आज का मैच में सर धड़ की बाजी लगा दें। लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से मुलाकात। चल दें, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।